कौन आंखों में छुपे कुर्ब को पढ़ता होगा। लोग इतने भी समझदार कहाँ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में मावरा तलहा का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मर्गे तमन्ना। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पार्ट 23 पेश किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं मावरा तलहा का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मर्गे तमन्ना, ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। शहर के पोश इलाके में मौजूद फ्लैट पे नया दिन दस्तक दे रहा था। जिंदगी टूटे फूटे रास्ते से गुजरकर रवां सड़क पे आ गई थी। हर दिन हसीन और हर रात रंगीन ख्वाबों से भरपूर थी। फ्लैट के मरकजी दरवाजे के करीब मौजूद किचन से इश्तिहा अंगेज खुशबुएं फैल रही थी। नाज ने नाश्ता पकाकर कमरे की जानिब चली आई जहां उसका महबूब नींद की गहराइयों में गुम था। साद, उठ जाओ, नाश्ता तैयार है। उसके मुलायम बालों में उंगलियां चलाते हुए उठाने की कोशिश जारी थी। नाजुक हाथों का लम्स पाकर वो किस्मसाया। उसका हाथ सर से हटाकर अपने हाथों की गिरफ्त में लिया और अपने सीने पे रखकर दोबारा आंखें बंद कर ली। इस हरकत से नाज़नैन उसके ऊपर झुक आई थी। मैं तुम्हें जगा रही हूँ और तुम साथ मुझे भी खींच रहे हो। उसने आराम से अपने हाथ उसकी गिरफ्त से निकाले। जितनी मोहब्बत से तुम जगाती हो, दिल मजीद सोने के लिए मचलता है ताकि तुम्हारी नरम झंझलाई हुई आवाज मेरे इर्द गिर्द गूंजती रहे। उसने आंखें खोलते हुए अपने ऊपर झुके हसीन चेहरे को देखते हुए कहा, अभी उठो और नाश्ता कर लो। ये प्यार भरी बातें बाद के लिए रहने दो। उसकी वारफ्ता निगाहें नाज़नैन के चेहरे पे गलाल बखेरने लगी थी। वो बिस्तर समेटने के बहाने उससे फासले में चली गई। साथ के लबों पे अचानक मुस्कुराहट धार आई जिसे देखकर वो मजीद पजल हो गई। अब ये मुस्कुराया क्यों जा रहा है? हाथ में कंबल पकड़े वो उसकी मुस्कुराहट में उलझ गई। बस एक ख्याल ने मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया। कैसा ख्याल? जिस तरह तुम मुझे बुलाती हो, अगर बीजान तुम्हें देख लें तो गुस्से में आग बगोला हो जाएं। क्यों? मैं तुम्हें कैसे बुलाती हूँ? मतलब वो गुस्सा क्यों करेंगी? वो हवेली और हवेली वालों की बातों पे यूं ही चौंक जाती थी। आजकल उसका एक ही मशगला था, साथ से हवेली वालों के मुतालिक पूछते रहना। हवेली के हर फर्द की आदतें, मजाज और पसंद नापसंद के मुतालिक सवाल करना। यही वजह थी कि बीजान का जिक्र सुनकर वो मुकम्मल मुतवज्जा हो गई। हवेली में कोई भी अपने सरताज को ऐसे नहीं बुलाता जैसे तुम मुझे मुखातिब करती हो। अच्छा, वहाँ कैसे बुलाते हैं? वो हैरानी से साद का चेहरा देख रही थी। बीजान अब्बा जान को हजूर कहते हैं और भाई भाभी भाई को सईद साहिब, और तुमने तो तू की गर्दान शुरू की होती है। इसमें क्या मुश्किल है? मैं तुम्हें साद साहिब कह लिया करूंगी, लेकिन सिर्फ बी जान के सामने। वो शरारत करते हुए दूर हट गई क्योंकि ऐसी दिलकश शरारतों का अंजाम दो मजबूत बाहों की कैद थी और ऐसी खूबसूरत सजा का अभी वक्त नहीं था। बहुत तेज हो गई हो। खैर, बाद में पूछूंगा तुम्हें। वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ था। हम हवेली कब जाएंगे साद? आजकल उसकी तान उसी बात पे टूट रही थी। उठते बैठते हर वक्त हवेली जाने का भूत सवार था। अभी मुनासिब वक्त नहीं है नाज़नैन। अभी तो मैं हवेली में किसी को खबर नहीं दे सका। वो उसके मुसलसल एक सवाल से तंग आने लगा था। तो कब खबर करोगे? नाज़नैन, जब वक्त आएगा तो बता दूंगा। अभी मेरी बहन को मरे महीना नहीं हुआ और उस गम की हालत में सबको अपनी शादी की खबर सुना दूं। तुम्हारे लिए वैसे ही मुझे कई खदशात हैं। तुम्हारे खानदान का हवाला मुझे हजार अंदेशों के सुपुर्द कर रहा है। तुम्हारा वजूद वहाँ कबूल करवाने के लिए ना जाने मुझे क्या जतन करने पड़ेंगे, लेकिन तुम बिना कुछ सोचे समझे बस वहाँ जाने की जिद किए जा रही हो। वो बोलते बोलते ना जाने क्या कुछ बोल गया। नाज़नैन का पीला पड़ता चेहरा देखकर एहसास हुआ तो खामोश हो गया।
छोड़ो इन बातों को, पहले ही नाश्ता ठंडा हो गया। साद की कोई बात सुने बिना वो कमरे से बाहर निकल आई। वो किसी भी बात के लिए साद को इल्जाम नहीं दे सकती थी। ये नया सफर शुरू करने से पहले नैनतारा और लाली ने बारहा इस हकीकत के मुतालिक बताया था कि वो साद से निकाह करने के बावजूद खुद से तवाइफ का खाका दूर नहीं कर पाएगी। वो खुद को 7 पर्दों में लपेट भी ले तब भी उसे एक शरीफ और बाइज्जत औरत नहीं समझा जाएगा। यही खदशात शायद साद को लाहिक थे, तभी तो वो उसे हवेली ले जाने से कुतरा रहा था। उसकी पसंद की शादी शायद कबूल कर ली जाती, लेकिन तवाइफ से शादी, ये सवाल आजकल उसके हवासों पे सवार था। रशीदा दरवाजे के दरमियान साकत सी खड़ी थी। सामने का मंजर देखकर उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो बोले या खामोश रहें, क्योंकि उनकी जरा सी ऊंची आवाज साथ वाले कमरे में जाने के साथ साथ इस घर की दहलीज से भी बाहर निकल जाती, और खामोश रहती तो हौसले मजीद बुलंद हो जाते। हाजिम इज्जत को अपने बाजुओं में दबोचे खड़ा था और इज्जत का पीला पड़ता चेहरा उनके जिस्म को बेजान कर रहा था। अपने वजूद की सारी हिम्मत जमा करते हुए उन्होंने कदम आगे बढ़ाए और हाजिम को पूरी वुक्कत से पीछे धकेल दिया। वो मजबूत तवाना मर्द उनके धक्का देने से सिर्फ चंद कदम पीछे हुए थे, और इन्हीं चंद कदमों के फासले को गनीमत जानते हुए वो इज्जत और हाजिम के दरमियान खड़ी हो गई थी। खाला, उन्होंने वजाहत देने की कोशिश की, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो बिना बोले हाथ के इशारे से उन्हें वहां से जाने का कह रही थी। एक बार मेरी बात सुन लें। वो दोबारा चंद कदम आगे हुए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी वो क्या करें, क्योंकि हालात का तासुर गलत पड़ रहा था। इज्जत का रिश्ता आने की खबर उनके सब्र के सब बंद तोड़ गई थी। वो यहाँ इज्जत को अपनी मोहब्बत का एहसास कराने आए थे, अपनी शिद्दतों से पर्दा उठाने आए थे, हिजर की सब रातों की दास्तान सुनाने आए थे। उसे कहना चाहते थे कि मेरा अव्वल आखिर तू है तो सब है, तू नहीं तो कुछ नहीं। उसे महरम राज बनाने आए थे, पर किस्मत ही जालिम थी जो लम्हों में पांसा पलट कर मुजरिम बना गई। सीने में बाएं जानिब दर्द भर रहा था और दवा सामने खड़ी रूठी हुई लड़की थी। उसे पा लेने की शिद्दत इस कदर शदीद थी कि वो सारी हकीकतें फरामोश करके उसे सीने से लगा लेना चाहते थे। अभी यहाँ से जाओ, वो धीमी लेकिन तलख आवाज में बोली थी। अभी चला जाऊं तो बाद में बात सुनेंगी। वो फौरन से इनकार कर देना चाहती थी, लेकिन सामने खड़ा जवान लड़का इस वक्त छोटा सा बच्चा बने मनपसंद चीज पाने को तड़प रहा था। उसकी हालत ऐसे इंसान की सी थी जो अपना सब कुछ दांव पे लगा चुका हो। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। डर था कहीं इनकार उसे पागल ना कर दे। वो खामोश से कमरे से निकल गए। अम्मी, उनके जाते ही वो माँ के गले लग गई और करीब था कि रो पड़ती कि उन्होंने उसे खुद से अल्लाह किया। कुछ मेहमान आए हैं, तुमसे मिलने का कह रहे हैं, अपनी हालत दुरुस्त करके वहां आ जाओ। ये पहली बार था कि उनके अंदाज में लचक नहीं थी। अम्मी के जाते ही वो बिस्तर पे गिरने के अंदाज में बैठ गई, आंखें बंद किए अपनी हालत दुरुस्त करने की कोशिश करने लगी। लेकिन चंद लम्हे पहले जो हुआ वो आसानी से भूलने वाला नहीं था, और ये पहली बार भी नहीं था, क्योंकि पिछले कई महीनों से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो उसके हवास पे बराहे रास्त असर कर रहा था। अब तो वो हर आने वाले लम्हे से डरने लगी थी। काश किंजा तुम इस वक्त पास होती। दोस्ती के नाम का एक आंसू आंख से टपका तो उसने साथ ही चेहरा साफ कर दिया। उसने एक नजर आईने में खुद को देखा और दुपट्टा ठीक करती हुई सामने वाले कमरे में चली आई। अस्सलाम वालेकुम। रुकैया बेगम ने खड़े होकर उसे गले लगा लिया। उनके अंदाज में बेइंतहा गर्मजोशी थी। बस आज से ये मेरी बेटी है, आप जल्द अज जल्द अपनी तसल्ली कर लीजिए और ये हीरा मुझे दे दें। वो अपनी बाहों में घेरे लिए बैठी थी उन्हें। रशीदा सवाए मुस्कुराने के कुछ नहीं कह सकी थी। दिल में पिनपते हजारों खदशात, अमीरी गरीबी का फर्क, पसंद की शादी से इख्तलाफ, मोहब्बत जैसे रवैये से नफरत, सब ख्याल जुबान की नोक पे मचल गए। उनकी बेटी के सर पे दस्ते शफकत रखती औरत का इखलास लबों पे कुफल लगा गया। धमाल धुआं उड़ाए तो इश्क होता है, वजूदे वजद में आए तो इश्क होता है। बहा रहा है वो जलते चराग पानी में, उतर के तह में जलाए तो इश्क होता है।
तपश तो होती है लेकिन धुआं नहीं होता। जो आग अश्क लगाए तो इश्क होता है। दुकानें वसल तो खोले उदास दिल में मगर खुशी से हिजर कमाए तो इश्क होता है। जो हालो खत में मुकीद हो संग की सूरत पिघल के उसको दिखाए तो इश्क होता है। कदम कदम वो धुमक हो जमीन पे धड़क उठे फलक के गुबार में आए तो इश्क होता है। असाबे जज्ब की ज़रबों से तोड़ कर देना, असाए जज्ब की ज़रबों से तोड़ कर दुनिया नए सिरे से बनाए तो इश्क होता है। जो दर्द उठता है रह रह के सीना शक में हो आप अपना उपाय तो इश्क होता है। दबा हुआ हो जो अपनी अना के मलबे में वो खुद को खुद से हटाए तो इश्क होता है। नगर में रह के भी आशिक रहेगा दश्ते नोट नहीं के खाके उड़ाए तो इश्क होता है। सदा लगाए तो खुद भी सदा में ढल जाए फकीर नाद बजाए तो इश्क होता है। वो अक्स आंख में आए तो कुछ नहीं होता शबी दिल में समाए तो इश्क होता है। फलक फरेब हों बातें जमी फरेबे अमल कोई भी रमज ना पाए तो इश्क होता है। गुबार होता है आए जो ज़र के रास्ते से गिना की राह से आए तो इश्क होता है। बगोला वार वो जितना जमीन पे रक्स करे जमीन को साथ घुमाए तो इश्क होता है। ये सोजे जिस्म से आगे की आग है अलाओ रूह जलाए तो इश्क होता है। सिडनी की रौनक और रोशनियों से परे जादुई सा माहौल निगाहों को खैरा कर रहा था। ये सिडनी का एक खूबसूरत साहिल था। साहिल की रेत जो दिन की रोशनी में सुनहरी दिखती थी उस पे एक सफेद रंग का नरमो दबीज कालीन बिछा हुआ था जिसकी लंबाई लहरों से कुछ फासले पे आकर खत्म हो जाती थी। कालीन के दोनों इतराफ लोहे के राड रखे गए थे जो सफेद फूलों और सुनहरी रोशनियों में छुपे हुए थे। लहरों के करीब सफेद मेज और 2 कुर्सियां रखी थी जिनकी बनावट विक्टोरियन जमाने की याद ताजा कर रही थी। उनके ऊपर सफेद फूलों से छत बनाई गई थी और इस छत से चिराग दान लटक रहे थे। सफेद मेज पे सफेद रंग का शम्मादान रखा था। समंदर की जानिब से आती मध्यम हवा शम्मादान में जलती लौ को बुझाने की कोशिश में बरसरे बेकार थी। उसी से हटकर दाएं तरफ साहिल की ठंडी रेत पे सफेद चौकोर कालीन बिछा था जिसके चारों कोनों में सफेद गाव तकिए तरतीब से रखे गए थे। कालीन के ऊपर फूलों से डहलवानी छत बनाई गई थी। फूलों की लड़ियां कालीन के किनारों तक आ रही थी। फूलों की लड़ियों से लटकते चिरागदान शाही दरबार का मंजर पेश कर रहे थे। यहाँ रवायती तरीके से निकाह का इंतजाम था। साहिल का सारा मंजर सफेदी में नहाया हुआ था। वहाँ मौजूद मेहमान अपनी पसंद के मुताबिक सफेद लिबास पहने हुए थे। मेहमानों का लिबास हर तबका फिक्र और कौमियत की नुमाइंदगी कर रहा था। ये साहिल पे होने वाली पहली तकरीब नहीं थी। यहाँ के बासी ऐसी तकरीबात के आदी थे। कुछ मुनफरद ना होते भी वहाँ कुछ अलग था जो सबको मुस्कुराने पे मजबूर किए जा रहा था। मोहब्बत थी या इन 2 लोगों की किस्मत जो आम सी तकरीब को खास बनाए हुए थी। जमीन पे कुछ तो आसमानी था, कुछ जज्बा तो अल्हामी था, तभी तो हर मंजर अफसानवी था। अब तकरीब की मेहमान खुसूसी के आने का वक्त हुआ जाता है तो आइए आपको इस अफसानवी माहौल से कुछ फासले पे लिए चलते हैं जहां आज की तकरीब के लिए स्पेशल ब्राइडल रूम बनाया गया है। लामिया इब्राहिम सफेद लहंगा कुर्ती पहने जिसपे चांदी का काम जगमग कर रहा है वहां मौजूद है। ब्यूटिशियन अपने माहिर हाथों से उसके सर पे दुपट्टा ठीक कर रही है। सबीन उसकी कलाइयों में चूड़ियां पहनाने में मगन है। डियाना सफेद मैक्सी पहने हुए है और राधा की साड़ी ठीक करने की कोशिश कर रही है। वो इस सारी सूरत हाल को सोचते मन ही मन में मुस्कुराए जा रही है। आज अजलान तुम्हारे जुल्मों से मर जाएगी। सबीन चूड़ियां पहना चुकी तो एक तायराना निगाह उस पर डालते हुए अपनी राय दी। उसकी राय पे राधा का कहका बेसाख्ता था जबकि लामिया सिर्फ घूर के रह गई। भगवान के लिए आज के दिन चुप कर जाओ,
राधा ने होंठों पे उंगली रखते हुए उसे चुप रहने को कहा। तुम्हें मेरा बातें बुरी लगती हैं? मैं अजलान पास जाती, वो रूठे लहजे में बोलते हुए वहां से जाने लगी थी। खुदा के लिए यही रुक जाओ, जो कहना है कहती रहो, उसके पास मत जाना वरना वो फिर मेरा सर खा जाएगा। अजलान किस हद तक सबीन से चिढ़ता था वो जानती थी, सो आज वो उसका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। बच्चियों, कितनी देर लगाने का इरादा है? फातिमा अजलत में अंदर आई थी। लामिया तैयार है आंटी, राधा ने लामिया के सामने से हटते हुए जवाब दिया। इस लम्हे उनकी निगाह लामिया से टकराई और फिर हटना भूल गई। उन्होंने हमेशा उसे पैंट शर्ट में देखा था और ऐसी भारी भड़कम लिबास पहनने की उसे आदत नहीं थी। इस वक्त भी चेहरे पे उलझन थी, लेकिन इसके बावजूद हर देखने वाली निगाह खुद से बांध रही थी। उसको दुल्हन बने देखना उनकी जिंदगी का ख्वाब था। वो अपने सारे अरमान उसके जरिए पूरे करना चाहती थी। वो खुद दुल्हन नहीं बन सकी थी, इसीलिए उसके सरापे पे खुद को देख रही थी। मेरा दिल चाह रहा है वक्त यहाँ रुक जाए और मैं बस तुम्हें देखती रहूं। आंखों में आई नमी हथेली की पुष्ट से साफ करते हुए उन्होंने लामिया का हाथ अपने होंठों पे रख लिया। मामा, आप मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। उनका वालहाना अंदाज उसकी आंखों में नमी भर रहा था। आओ, तुम्हारे पापा बाहर इंतजार कर रहे हैं। सबीन ने जल्दी से उसके हाथ में सफेद फूलों का गुलदस्ता पकड़ा दिया। वो खुद को और अपने लिबास को संभालती कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन सामने का मंजर उसके ओसान खता करने को काफी था। ऐसी दीदाजेब सजावट और मेहमानों के जम्मे गफीर का उसने सोचा भी नहीं था। सबकी निगाहें खुद पे महसूस करते हुए उसे अपनी हथेलियां भीगती महसूस हो रही थी। मामा, इतने सारे लोग? लामिया उनके करीब होते हुए मुनमनाई। तुम्हारी फूफो की ख्वाहिश थी, वो निकाह धूमधाम से करना चाहती थी। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी कि एकदम सारी बत्तियां बुझ गई, हर तरफ अंधेरा हो गया। वो अंधेरे से मानूस होने की कोशिश कर रही थी कि अचानक तेज चमकती हुई रोशनी उस पे पड़ी और उसका सारा वजूद रोशनी में नहा गया। अगर मामा और पापा ने उसे इतराफ से पकड़ा ना होता तो अपनी बदहवासी के सबब गिर ही जाती। वो मामा पापा के साथ चलती हुई स्टेज के करीब पहुंची। अजलान पहले ही वहां खड़ा था। उसे सफेद पाजामा और कामदार कुर्ता पहन रखा था। उसने पहली बार ऐसा लिबास पहना था, लेकिन उस पे जच रहा था। उसके दोनों इतराफ में तैबा हैदर और हैदर शाह खड़े थे। अजलान ने आगे बढ़ते हुए अपना हाथ लामिया के सामने कर दिया। वो अजलान के हाथ में अपना हाथ देते हुए आगे बढ़ आई। वो दोनों एक एक कुर्सी पे बैठ चुके थे। यहाँ पेपर मैरिज होना थी और उसके बाद दूसरी तरफ जहाँ फर्श नशिस्त सजाई गई थी वहाँ इस्लामी तरीके से निकाह का एहतमाम था। ये इतनी तैयारी किस लिए? क्या मारने का इरादा है? अजलान उसके करीब होते हुए मध्यम लहजे में बोला। उसकी सांसों की तपश उसके दिल में मचलते जज्बात से पर्दा उठा रही थी। अजलान की बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो अनजान थी। अगर एक नजर खुद को देख लेती तो ऐसी तारीफों का बुरा ना मनाती। वो अजलान को ऐसी बात कहने से मना करना चाहती थी, लेकिन उसकी निगाहों में मचलते जज्बात जुबान गुम किए दे रहे थे। वो उसके करीब था, इंतहाई करीब, कि उसकी परफ्यूम की महक उसके हवास को मदहोश कर रही थी। उस पे असर अंदाज हो रहा था। उसकी सांसों को जेरो जबर करने की ठाने हुए था। बताओ ना लामिया, उसके वजूद की कपकपाहट को शौक निगाहों से देख रहा था। सुनहरी आंखों पे पलकों की झालर लर्ज रही थी। वो उसके दिल में इन आंखों को छू लेने का ख्याल जोर पकड़ रहा था। अजलान, लामिया के मध्यम लहजे में तंबीहा थी। उसके जिच होने के ख्याल से वो मुस्कुराता हुआ थोड़ा पीछे हट गया। लामिया ने सर उठाकर सामने देखने की कोशिश की। वो घबराई हुई है। ये तय था वो इस घबराहट की वजह उसका जहनी तौर पर तैयार ना होना था। वो भी तो मोहब्बत नामी जज्बे को महसूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने दिखाई देते ढेरों मेहमान, दोस्तों के पुरजोश चेहरे और उसका दुल्हन बनना उसकी कोशिश से ज्यादा अजलान की शिद्दतों का गवाह था। उसे चाहता था और अपनी चाह को पाने वाला था। यकीनन किस्मत उस पे मेहरबान थी। वो अपनी सोचों में मगन थी कि एक बार फिर से हर तरफ अंधेरा छा गया। उसके अक्ल में बड़ी सी स्क्रीन नस्ब थी और इस वक्त
वो रोशन थी। स्क्रीन रोशन होते ही वो मुतजस्सिस सी पीछे की जानिब मुड़ गई, क्योंकि ये सब उसके लिए सरप्राइज था। ये तकलीफ कैसी थी और इसमें क्या होने वाला था, वो मुकम्मल अनजान थी या उसे अनजान रखा गया था। हमारे बचपन से आज तक का सफर, यानी दोस्ती से मोहब्बत की कहानी, उसके नहायत करीब बोलने वाला अजलान था। वो भी समत का तयन करने वाली थी कि उसका बायां हाथ किसी की गिरफ्त में था। ऊपर रखे हाथ की हिद्दत निचले हाथ को नम किए जा रही थी। स्क्रीन पे अजलान और लामिया के बचपन की तस्वीर नजर आ रही थी। ये तस्वीरें उसने कई बार देख रखी थी, इसलिए उसको कुछ नयापन महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन हर तस्वीर पे बजने वाली तालियां और शोर उसकी समझ से बाहर था। ये सब इतनी हूटिंग क्यों कर रहे हैं? वो अपने बाएं तरफ झुककर पूछ रही थी। सब देखकर हंस रहे हैं कि मुझे जैसे मासूम बच्चे को तुमने बचपन से ही अपने लिए पागल किया हुआ है। बाएं हाथ की तीसरी उंगली पे पहनी अंगूठी को मुसलसल हिलाते हुए बोला। उसकी आवाज से शरारत नुमाया थी। अजलान के बताने पे उसने दोबारा स्क्रीन की जानिब देखा। ये किसी पार्क की तस्वीर थी। लामिया झूले पे बैठी थी और अजलान उसे झूला झूला रहा था। उसी लम्हे अगली तस्वीर आ गई। लामिया ब्लॉक से खेल रही थी और अजलान उसको बिस्किट खिला रहा था। लामिया को अपना खुला मुंह देखकर खुद ही हंसी आ गई। उसमें मेरा क्या कसूर? इसमें मेरा कसूर नहीं है मिस्टर अजलान, आप ही बचपन से आशिक मजाज हैं। तस्वीर देखकर उसका मजाज काफी हद तक खुशगवार हो गया। तभी वो भी शरारत कर गई। उसका एतमाद बहाल हो रहा था। सारी सूरत हाल उसे मजा देने लगी थी। हर नई तस्वीर पे मेहमानों के सामने वो भी कहका लगाने में शामिल थी और इस इंसान को दाद दे रही थी जिसने हर लम्हा कैमरे की आंख में महफूज किया। और वो यकीनन इब्राहिम दुरानी थे। वो अंधेरे में पापा को तलाश करने लगी। उसे उम्मीद थी वो उसके करीब होंगे। ये सब लम्हात उनके साथ देखने को दिल मचलने लगा था। अपनी इसी तलाश के दौरान उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। उसका दिमाग किसी अनहोनी का सायरन बजा रहा था। उसे तालियों का शोर सुनाई नहीं दे रहा था। उसी पल उसे अजलान की गिरफ्त अपने हाथ में ढीली पड़ती महसूस हुई। उसने अंधेरे में ही चौंक कर अपने हाथ की जानिब देखा। उसे नजर कुछ नहीं आया, लेकिन अपना हाथ छोड़े जाने का एहसास हो गया। उसने अजलान को सामने की तरफ आगे बढ़ते देखा और ठीक उसी लम्हे उसकी निगाह वापस स्क्रीन पे गई थी। स्क्रीन पे अब अजलान और लामिया का बचपन नहीं था, बल्कि अजलान ही नहीं था, बस लामिया थी। लेकिन वो लामिया भी नहीं थी। उसने पापा की तलाश के लिए निगाह स्क्रीन से हटाई थी। चंद लम्हों की बात थी। वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि सब क्या हो रहा है और हर बदलती तस्वीर उसकी सोच को सलब करती जा रही थी। उसने अपने दाएं तरफ किसी को अपने करीब होते महसूस किया। आने वाला उसका बाजू थाम रहा था। शायद सहारा देने की कोशिश थी। वो सबीन थी। सबीन के ख्याल ने नई उम्मीद का सिरा थमाया। ये शायद सबीन लोगों की शरारत है, शायद नहीं, यकीनन। उसकी निगाह दोबारा स्क्रीन पे गई और इस शायद और यकीन के दरमियान डोलती सोच का भी अंजाम हो गया। वहाँ नजर आती तस्वीर में लड़की नीम बढ़ाना थी। हाँ, वो कोई और लड़की थी, लामिया नहीं थी। वो हो ही नहीं सकती थी। उसका जिस्म सर्द पड़ने लगा था। वो बोलना चाहती थी, ये सब रोकना चाहती थी, लेकिन उसमें हिलने की सकत नहीं थी। स्क्रीन बंद हो गई, मुकम्मल रोशनी कर दी गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा रक्सा था। वो मुख्तलिफ जबानों में होती चामगोइयां महसूस कर रही थी, लेकिन रुख मोड़ कर बोलने वालों को देखने की सकत नहीं थी। वो सबको अपनी तरफ आता देख रही थी। मामा, पापा, हैदर अंकल, पुप्पो और उन सब के पीछे अजलान। क्या वो सब इससे सवाल करेंगे? लेकिन क्यों? सब उसे जानते हैं ना। वो ऐसी नहीं थी, ऐसी हो ही नहीं सकती थी। वो लामिया इब्राहिम थी, खुद को समेट कर चलने वाली। उसकी तरबियत फातिमा इब्राहिम ने की थी। लेकिन सब इससे पूछेंगे इसे क्या कहना था। वो कह ही क्या सकती थी। लामिया को अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। अब क्या होगा इब्राहिम? ये आवाज पुप्पो की थी और वो हैरान निगाहों से उन्हें देखने लगी कि अभी भी कुछ होना था। मैं क्या कह सकता हूँ? पापा की आवाज लेकिन हर किस्म के जज्बात से आ रही। आप सब बातों में वक्त जाया कर रहे हैं। ये सब किसने किया? हमारे फंक्शन में ऐसा कौन सा इंसान घुस आया जिसने हमारी खुशियों को आग लगा दी? ये घटिया साजिश करने वाला यही होगा। उसे पकड़ने की कोशिश करें। फातिमा उसे अपनी बाहों के घेरे में ले चुकी थी। तुम इसे साजिश कह रही हो?
तैबा हैदर के लहजे से अंगारे निकल रहे थे। तो क्या ये साजिश नहीं है? उसने पहली बार मामा का लहजा पुप्पो से बुलंद सुना था। हाँ, ये सब कुछ यहाँ इस फंक्शन में दिखाना साजिश हो सकती है, लेकिन जो कुछ दिखाया गया वो साजिश नहीं हो सकती। कोई ऐसा क्यों करेगा? कुछ तो हकीकत है ना इसमें। वो जब बोलने पे आती थी तब उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। प्लीज आप सब खामोश हो जाइए। अजलान दो इंतहाओं पे खड़ी औरतों के दरमियान खड़ा हो गया। यहाँ आओ लामिया, इन पेपर्स पे साइन करो। अजलान ने हाथ बढ़ाकर उसे सफेद विक्टोरियन तर्ज के मेज के सामने किया। उसके हाथ में चंद कागजात थे जो उसने मेज पे रखते हुए पेंसिल लामिया के सामने की। ये क्या कर रहे हो अजलान? हैदर शाह ने उसके हाथ से पेंसिल लेते हुए करख्त लहजे में पूछा। यहाँ पेपर वर्क कर लेते हैं, निकाह किसी मस्जिद में कर लेंगे। इस वक्त सब देख रहे हैं, हमें मजीद कोई तमाशा नहीं करना। तुम अब भी से शादी कर रहे हो? ये तैबा हैदर थी, उनके सिवा कोई और हो ही नहीं सकता था। अब बी से क्या मुराद है मामा? इस सब में पहली बार लामिया के वजूद में हरकत हुई थी। उसने पुप्पो की जानिब पर पुरएतमाद निगाहों से देखा था। वो पहले ही किसी और लड़के से शादी कर चुकी है, कितने लड़कों से अफेयर्स चला चुकी है। अभी तो अपनी आंखों से देखा तुमने, वो औरत थी जो कीचड़ से लितरी सोच एक औरत पे ही उंडेल रही थी। ऐसा कुछ नहीं है मामा, आज के दौर में ये सब करना मुश्किल नहीं है। प्लीज अभी आप चुप कर जाइए। उसने दोबारा पेंसिल लामिया के सामने की। लामिया ने एक नजर पेंसिल को देखा और दूसरी निगाह फातिमा इब्राहिम की जानिब। इस बड़े मजमे में जब हर कोई हाथ में पत्थर उठाए उसे संसार करने के लिए खड़ा महसूस हो रहा था, उसे सिर्फ उनकी परवाह थी। उनकी आंखों और चेहरे पे हमेशा की तरह अपने लिए खुद से भरकर एतमाद नजर आया था और एक उन्हीं का एतमाद चाहिए था। सिर्फ उन्हीं से गर्ज थी। वो जमाने के मुंजदहार में आन फंसी थी। सब हाथ में बांस लिए उसके वजूद को कचोके लगा रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे और डूबता देख तालियां बजा रहे थे। उसे तिनके का सहारा चाहिए था, कोई एक हमदर्द हाथ जो इस मुंजदहार से खींच निकाले, कोई एक आवाज जो उसका हौसला बढ़ाए, एक निगाह जिसमें उसकी जीत का यकीन हो। हर किसी के लिए कोई ना कोई ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए फातिमा इब्राहिम के सिवा कोई नहीं हो सकता था। उसने पेंसिल नहीं थामी बल्कि अपना लहंगा संभाल कर वहां से हटने लगी थी। सबीन उसका इरादा जानकर आगे बढ़ी और कुर्सी खींचकर पीछे कर दी ताकि वो आसानी से निकल सके। फातिमा ने जल्दी से आगे बढ़कर सहारा देने को अपना हाथ आगे किया और उसने बिला हिलो हुज्जत थाम लिया। यही हाथ थाम कर वो चल सकती थी क्योंकि यहाँ गिरने का खदशा नहीं था। जिस सफेद कालीन पे वो नहायत तुम तराक से किसी शाही दुल्हन की तरह चलती हुई आई थी, उसी पे चलती वापस जा रही थी। आते हुए पजल थी, जाते हुए पूरा एतमाद। वो खुद से खुद का यकीन टूटने नहीं देना चाहती थी। लामिया, अजलान उसके पीछे आया था। उसे आना चाहिए था। मत जाओ, वो रोक रहा था। उसका रोकना बनता था। आज रास्ते में मत खड़े हो अजलान, आज जाने दो। वो हमेशा उसकी आखिरी पुकार पे रुक जाया करती थी, लेकिन आज जाना तय था। मैं सब ठीक कर दूंगा। हमेशा मुस्कुराने वाले अजलान की आंख में आंसू चमका था। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मुझ पे बदकिरदारी का इल्जाम लगाया गया है। मैं मानती हूँ ये दुनिया का सबसे आसान काम और मोहलिक वार है, लेकिन इतना भी नहीं कि लामिया इब्राहिम को तोड़ दे। उसका चेहरा जब्त का ऐलान कर रहा था, लेकिन आंखें छलक थी। मैं हर इल्जाम गलत साबित कर दूंगा, लेकिन आज मत जाओ। फासले बहुत बढ़ जाएंगे। इन फासलों को बढ़ने से रोक दो। वो चंद कदम बढ़ाता उसके करीब हुआ। दोनों की नम आंखें एक दूसरे का दुख करीब से महसूस कर रही थी। आज रुक गई तो टूट जाऊंगी। जब्त ने हिचकी ली थी। मैं समेट लूंगा। उसका बच्चों की तरह गिरगराना लामिया के आंसू बेकाबू करता जा रहा था। उसके आंसू अजलान को रुला रहे थे। लड़के रोते नहीं हैं। लामिया ने मेहंदी लगे हाथ से उसके आंसू साफ किए। एक बेचैन का कतरा उसकी उंगली पे अटक गया। अच्छी लड़कियां रुलाती नहीं हैं। उसने लामिया का हाथ थाम लिया, वही हाथ जिस पे उसके नाम की मेहंदी रची थी। पागल हो गए हो अजलान, जाने दो इसे। हैदर शाह ने अजलान को अपनी जानिब खींचा। उसी एक झटके में दोनों के हाथ छूटे और लामिया कभी वापस ना आने के लिए आगे बढ़ गई। सींत सींत कर बनाया गया रिश्ता रेशम की तरह बिखर गया। उनकी दोस्ती चिड़िया का घोंसला थी जिसपे नफरत का सांप कब्जा जमा चुका था।
ताशफीन नहायत खुशगवार मजाज के साथ ज़ारा हुसैन के कमरे में आए थे। कई हफ्तों से वो जिस केस के पीछे थे उसमें पहली कामयाबी हासिल हो गई थी। असलम खान दुरानी की गिरफ्तारी कोई आम बात नहीं थी। उसके असर रसूख की जड़ें नहायत गहरी थी और इसी सबब ये केस उनके लिए एक चैलेंज बन चुका था। आज अखबारों और टीवी चैनल्स पे हर तरफ असलम खान की गिरफ्तारी के साथ साथ ताशफीन का जिक्र था। ये केस उनके लिए एक नया संगे मील साबित हो रहा था। उसका इस कारकर्दगी के लिए आप दाद के मुस्तहिक हैं। ज़ारा ने खड़े हुए उनका इस्तकबाल किया था। इस कामयाबी की हकदार आप भी हैं। इतना हाई प्रोफाइल केस लेना और फिर बिना किसी खौफ व खतर के उस पर डट जाना कोई आम बात नहीं है। ताशफीन दिल से उसे सराह रहे थे। एक औरत होने के हवाले से वो जितने खदशात का शिकार थे, ज़ारा हुसैन ने अपने इकदामात और ठोस किरदार से सब खदशात खत्म कर दिए। इस कामयाबी के लिए एक पार्टी तो बनती है। ज़ारा की ऑफर पे उन्होंने चौंक कर उसकी जानिब देखा। वो काफी महीनों से इकट्ठे काम कर रहे थे। वो किसी के साथ घुलती मिलती नहीं थी। उनकी राय में किसी हद तक मगरूर थी, लेकिन कुछ दिनों से सब ख्यालात गलत साबित हो रहे थे। आज की दावत भी काफी खुश आइन बात थी। जी जरूर, लेकिन मैं पहले नबील से मिल लूं। वो इजाजत लेते कमरे से निकल आए। उनका रुख नबील के कैबिन की जानिब था। वो जानते थे नबील उन्हें इस हवाले से कुछ नहीं कहेगा। वो हकीकत से बाखबर था, लेकिन वो नबील से शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। वो उन्हें अपने कैबिन में ही मिल गया। लैपटॉप पे निगाहें मरकूज, चेहरे पे हद दर्जा संजीदगी थी। फारिग हो? उसके टेबल के सामने आन खड़े हुए। अरे तुम? हाँ फारिग हूँ। वैसे तुम्हें ये पूछने की जरूरत कब से पड़ गई? वो फौरन से लैपटॉप बंद करता हुआ पीछे हो गया। मैं आज जो हुआ इस हवाले से तुम्हारे साथ बात करना चाह रहा था। उन्होंने कोई तमहीद नहीं बांधी थी। ताशफीन की बात पे वो कितनी ही देर उनका चेहरा देखता रहा। ताशफीन, तुम्हें मुझसे कोई बात करने की जरूरत नहीं। मैं सब हकीकत जानता हूँ। आज नहीं तो कल ऐसा होना था। अल्लाह ताला जालिम की रस्सी दराज जरूर करते हैं, लेकिन उसका अंजाम भी इसी दुनिया में तय है। वो जो इस दुनिया के नाखुदा बनकर जुल्म सितम का बाजार गर्म किए हुए थे, कभी ना कभी इस खुदा की पकड़ में तो आना था। नबील का लहजा दो टोक था। शुक्रिया यार, तुमने मेरी शर्मिंदगी खत्म कर दी, वरना मैं कब से इसी उलझन का शिकार था। ताशफीन ने मेज पे रखे उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया। तुम बिला वजह की सोचें ना पाला करो। वो लैपटॉप बैग बंद करता उठ खड़ा हुआ। मैं हवेली जा रहा हूँ, चलना हो तो आ जाओ। कोई आम दिन होता तो सफर में साथी मिल जाना गनीमत लगता, लेकिन उस लम्हे उनका दिल कहीं और अटका था। वो ज़ारा हुसैन आज की खुशी में पार्टी करना चाह रही हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह इनकार करें। अरे अरे कोई बात नहीं, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? जरा हवा सलामत रख कर जाओ, अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं। उनकी हालत पे उसकी हंसी निकल रही थी। हंसना बंद करो और ध्यान से जाना, हवेली में कोई ना कोई जरूर होगा। उसे आने वाले हालात से खबरदार करना नहीं भूले थे। मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी खैर मनाओ। खैर से खतरनाक रास्तों के मुसाफिर बनने वाले हो। वो उन्हें दोबारा से चुराता हुआ वहां से भाग निकला। ताशफीन उसके सामने जितना खुद को नॉर्मल जाहिर कर रहे थे उतने नहीं थे। उनका दिल वाकई 140 की स्पीड पे दौड़ रहा था। उसी लम्हे वो ज़ारा हुसैन के कायल हो गए थे। उसमें कुछ तो ऐसा था जो उसका ख्याल उनकी हथेलियों को नम कर रहा था, धड़कनों को बेरब्त किए दे रहा था। वो धड़कनों को संभालते ज़ारा हुसैन के कमरे की जानिब चले आए। ये जेल की काल कोठरी नहीं, पुलिस स्टेशन का एक कमरा था, लेकिन वहाँ का अंधेरा माहौल और हबस जानलेवा थी। टूटा फर्श, दीवारों से जा बजा खड़ा सीमट वहाँ की खस्ता हाली मजीद बढ़ा रहा था। एक छोटे से कमरे में उसकी मिकदार से ज्यादा लोग थे। असलम खान दुरानी को उनके मुलाजमों से अलहदा रखा गया था। इस वक्त उनके साथ जितने भी लोग थे सब यहाँ के पुराने बासी मालूम हो रहे थे और उनकी हालत जार देखकर उन्हें घबराहट हो रही थी। घबराहट के सबब पानी की तलब महसूस हुई तो एक कोने में कच्चा घड़ा रखा नजर आ गया। अपनी हवेली में एक आवाज पे हर चीज सामने होती थी और यहाँ उन्हें पानी के लिए भी खुद चल कर जाना पड़ रहा था। घड़े तक आना भी फजूल गया। उसकी तह में काई जमीन देखकर अब काई आ गई थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ताशफीन। मुझे इल्म होता कि चट्टों के सपोलिए असदहे निकलेंगे तो मैं कब का तुम लोगों को कुचल चुका होता। वो मन ही मन में तिलमलाते सलाखों तक आए और किसी को बुलाने की खातिर
आवाजें देने लगे। क्या मसला है, क्यों शोर मचा रहे हो? जब पुकार पुकार कर गला थक गया तो तब एक मुखनिसा पुलिस वाला उनके पास आया। कब से आवाजें दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? मुझे पानी पीना है। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो एक आवाज पे दौड़े चले आए? वहां घड़ा रखा है, उसे पी लो। उनकी बात को खातिर में लाता ना लाता वो वापस जाने को तैयार था। वो पानी गंदा है, मैं नहीं पी सकता। अच्छे काम कर लेने थे ना, ताकि गंदा पानी ना पीना पड़ता। वो तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहा था। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? असलम खान दुरानी को यह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कोई ऊंची पार्टी हो? पुलिस वाला अपना डंडा घुमाता सामने खड़े इंसान की हालत जार पे गौर कर रहा था। अच्छा लाओ 500 का नोट, साफ पानी ला देता हूँ। सर हिलाने पे उसने साथ ही पैंतरा बदल लिया। 500 किस लिए? असलम खान की हैरानी दीदनी थी और ये बात सुनकर पीछे मौजूद सब लोग कहका लगाने लगे थे। लगता है इससे पहले यहाँ की मेहमान नवाजी का लुत्फ नहीं उठाया। यहाँ खड़ा 10 मिनट से तुम्हारी फजूल बातें सुन रहा हूँ, फिर इतनी धूप में बाहर जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, पानी के भी पैसे होंगे, तो क्या ये सब मुफ्त में कर दूं? पहली बार है इसलिए 500 मांग रहा हूँ, वरना तुम्हारी तूंद देखकर लग रहा है काफी हराम की कमाई है पास। मेरा सब कुछ तुम्हारे अफसर के पास है। उस लम्हे उन्हें शदीद जिल्लत महसूस हो रही थी और हर लम्हा ताशफीन नामी इंसान से नफरत करने पे उकसा रहा था। लो जी, खाली हाथ चले आए यहाँ? इधर को पेट खाली करने के भी पैसे लगते हैं। वो दांत में तीली मारता गुसल खाने की तरफ इशारा करते हुए बोला। फिर अब क्या हो सकता है? उन्हें अपनी हालत पे तरस आ रहा था। कोई मिलने वाला आएगा ना तो उससे कुछ रकम लेकर रख लेना और फिर मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगा। गफूर नाम है मेरा, लेकिन पैसे हुए तो बुलाना, वरना किसी और को आवाज दे लेना। वो सलाखों पे हाथ पे पकड़ा डंडा मारते हुए नजरों से ओझल हो गया। यहाँ बैठ जा और अपने किसी मिलने वाले का इंतजार कर। पान की पचकार दीवार पे फेंकते हुए शख्स ने उन्हें बैठने को कहा। पान की बदबू और उसके सुर्ख होंठ पहले से बिगड़ी हालत को मजीद खराब कर रहे थे। बरसात का मौसम अरूज पे था। आसमान पे बादलों की राज दुहानी थी। लम्हा ब लम्हा उनका बदलता पैरहन आसमान के रंग को मुनफरद कर रहा था। कभी काला, कभी नीला, कभी सफेद, और इस रद्दो बदल के साथ कतरों की रफ्तार भी बदल रही थी। गहरे बादल छाए होने की वजह से वक्त का अंदाजा करना मुश्किल था। बारिश के बाइस हवेली के सारे मुलाजिम कमरों में कैद थे, सवाए यूसुफ के, जो गैराज के बुर्ज के साथ टेक लगाए लॉन की जानिब देख रहा था। लॉन की गीली घास पे मौसम से बेनियाज नूरुल ऐन मुसलसल टहलने में मसरूफ थी। नूरुल ऐन बीबी, तबीयत खराब हो जाएगी, आप अंदर चली जाएं। यूसुफ दूसरी बार उसे अंदर जाने का कहने आया था। मैं ठीक हूँ यूसुफ, तुम परेशान मत हो और जाओ, तुम भी अंदर जाकर आराम करो। वो जानती थी वो मुसलसल उसके लिए यहाँ खड़ा था और उसकी मौजूदगी इंतजार में खलल पैदा कर रही थी। वो लोग जब आएंगे मैं आपको खबर कर दूंगा। यूसुफ ने उसे अंदर जाने के लिए मनाने की एक और कोशिश की। उसे कोई जवाब देने ही वाली थी कि बाहर हारन की आवाज सुनाई दी। वो दोनों चौंक कर गेट की जानिब मुतवज्जा हुए थे। दरवाजा खोलो यूसुफ, वो लोग आ गए। यूसुफ उसके कहने से पहले ही दरवाजे की तरफ भाग चुका था। उस लम्हे बारिश तेज हो चुकी थी। बरामदे में इंतजार करने की बजाय वो भी यूसुफ के पीछे चली आई, लेकिन दरवाजे से चंद कदम के फासले पे उसे रुकना पड़ा। सफेद बुलंद दरवाजे से अंदर दाखिल होती गाड़ी उनकी नहीं थी, जिनका उसे बेताबी से इंतजार था। गाड़ी उसके पास से गुजर के बरामदे में जा रुकी। वो भी मरे मरे कदमों से वापस बरामदे तक चली आई। क्या मसला है, यहाँ क्यों खड़ी हो? गाड़ी से बरामद होने वाला शख्स उस हवेली का छोटा सपूत था और इस वक्त भी उसके लहजे में हमेशा वाली करख्तगी थी। वो इंतजार कर रही थी। नूरुल ऐन का लहजा टूट रहा था। उसकी निगाहों के सामने इस वक्त वो लम्हा घूम रहा था जब हुरुल ऐन की गर्दन सामने खड़े इंसान के हाथों में थी। किसका? साद अली चट्ठा का लहजा और कदम काबू में नहीं थे। उस पे मुतजाद मुंह से आती बदबू के झोंके नूरुल ऐन को चंद कदम पीछे होने पे मजबूर कर गए थे। वो हमेशा की तरह उनके सामने से हट जाना चाहती थी। उन्हें ऐसी हालत में देखना उसके लिए शुरू से मुश्किल रहा था, लेकिन वो उसके सामने डट के खड़े थे, जैसे पूछे बिना यहाँ से हटेंगे नहीं।
وہ حیران تھی کہ انہیں تو اس کے جینے مرنے کی پرواہ نہیں ہوتی، تو پھر اس وقت مدہوش حالت میں اس سے سوال جواب کیوں کیے جا رہے تھے؟ ودود بھائی کا وہ چند لفظی جواب دے کر دروازے کے قریب کھڑے یوسف کو دیکھنے لگی، جیسے یوسف سے مدد کی درخواست کر رہی ہو۔ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، منگیتر ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اسے پردہ کرنے کی بجائے یہاں انتظار کر رہی ہو؟ یہ تربیت کی ہے تمہاری ماں نے؟ اس کی جانب بڑھے لیکن قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ چاہ کر بھی سہارا دینے کو آگے نہیں بڑھی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی ایسے کسی رشتے کو وہ نہیں مانتی، خاص طور پہ وہ رشتہ جس میں ان کی مرضی شامل ہو، لیکن جس حالت میں وہ اس کے سامنے کھڑے تھے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری ماں انہیں ساتھ ہاسپٹل گئی ہے اور میں ان کا نہیں، ان کے ساتھ جانے والی اپنی بیمار ماں کا انتظار کر رہی ہوں۔ غصے کی لہر نے شدت سے سر اٹھایا کہ وہ بنا اٹکے بولتی چلی گئی، لہجے کی طرح آنکھوں میں بھی تلخی تھی۔ زبان چلاتی ہے، بدتمیز! وہ اسے مارنے کو آگے بڑھے لیکن اپنی مدہوشی اور بارش کے پانی کی وجہ سے پھسل گئے۔ نور العین ڈر کے پیچھے ہٹ گئی اور انہیں گرتا دیکھ کر بھی آگے نہیں بڑھ پائی۔ یوسف یہ منظر دیکھتے ہوئے بھاگ کر ان کی جانب آیا اور اپنی پوری ہمت لگا کر انہیں سیدھا کیا۔ برج سے ٹکرانے کے باعث پیشانی پہ چوٹ لگ چکی تھی اور خون کی باریک سی لکیر بہتی ہوئی چہرے پہ آ رہی تھی۔ ان کا زخم اور خون دیکھ کر وہ مزید پیلی پڑ گئی تھی، لیکن ان کے قریب نہیں ہو سکی۔ یوسف اور ڈرائیور نے مل کر انہیں اٹھایا اور اندر لے گئے۔ وہ کتنی ہی دیر فرش پہ گرے خون کے چند قطروں کو دیکھتی رہی۔ یہی خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ خون کا رنگ ایک تھا لیکن احساسات، خیالات اور سوچ ایک سی نہیں تھی۔ رنگ شکل ایک سی تھی لیکن فطرت ایک سی نہیں تھی۔ اس لمحے اس کے وجود میں شعلے دہکنے لگے تھے۔ وہ برآمدے سے نکل کر دوبارہ لون کے وسط میں آ کھڑی ہوئی اور اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیے نہ جانے کتنی دیر کھڑی رہی۔ بارش کے ننھے ننھے قطرے اس کے من میں پلتے غصے کو آہستہ آہستہ بجھا رہے تھے۔ بی بی جی، ودود صاحب آ گئے۔ وہ آنکھیں بند کیے خود میں اتنی مگن تھی کہ یوسف نہایت قریب آ کر بولا تو وہ چونکی۔ ودود حور العین کو سہارا دے کر گاڑی سے نکال رہا تھا۔ وہ اپنی بے خودی کو کوستی بھاگتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ اس نے گہری آنکھوں سے ماں کا چہرہ دیکھا، چہرے پہ پیلی زردی اس کا دل کاٹ گئی۔ ان دونوں نے اطراف سے سنبھالا اور آہستگی سے کمرے میں لے آئے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ نور انہیں بستر پہ لٹاتے ہی ودود کے نزدیک چلی آئی۔ طبیعت کافی خراب ہے، ہمیں بہت خیال رکھنا ہوگا، ودود نے جواب دیتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسی لمحے اس کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیر ہے نا؟ اسی وقت شیما بیگم بھی چلی آئی تھی۔ بی جان بھی بہت پریشان لگ رہی تھی اور کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ان کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر وہ انہیں باہوں میں لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں دل دہلائے جا رہے ہو؟ انہیں کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ امی، چچی کی رپورٹس میں کینسر آیا ہے۔ یا اللہ! انہوں نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ڈری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ٹیسٹ مزید ہوں گے، میڈیسن شروع ہو گئی ہے، لیکن ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا، ذرا سی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ انہیں تفصیل سے سب بتانے لگا۔ ہمیں نور کو نہیں بتانا۔ اسے نور کو بتانے سے منع کرنے والی تھی، لیکن جیسے ہی نظر اس کے کمرے کی جانب ڈالی تو خاموش ہو گئی۔ وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ پہلی بات نہ بھی سنی ہو تو آخری جملہ لازمی سن چکی ہوگی۔ وہ سن چکی تھی، تبھی تو قدم بے جان ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ان کی طبیعت کی خرابی محسوس کر رہی تھی، لیکن اس خرابی کا نام کینسر ہوگا یہ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ ارے بیٹا، روتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، سب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے بندے پہ اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا۔ ہم سب دعا کریں گے، انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ شیما نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، اس کے آنسو صاف کرتی اندرونی مجلس کی جانب لے آئی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ان کے یہاں سے جانے کی دعائیں مانگتی تھی، انہیں برا بلا کہتی تھی، اپنی ہر حق تلفی کا الزام انہیں دیا۔ یہ سب میری بد دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ رو رہی تھی اور نہ جانے کس کس غم میں آنسو نکل رہے تھے۔ نہیں میرا بچہ، ایسے مت سوچو، تم تو بہت بہادر ہو، ایسے ہمت نہیں ہارتے۔ اسے ساتھ لگائے سر تھپکتے ہوئے
حوصلہ دے رہی تھی۔ میں بہادر نہیں ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا۔ اسے اپنا ہر تلخ رویہ یاد آ رہا تھا۔ آپ اسے سنبھالیں، میں بڑی امی سے مل کر آتا ہوں۔ اس کو روتے دیکھنا ودود کے لیے مشکل تھا، سو وہاں سے ہٹ گیا۔ نور بی بی اب زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ ودود آہستگی سے دروازہ کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی جائے نماز پہ بیٹھی نظر آئی تھی۔ انہیں حالت نماز میں دیکھ کر وہ زمین پہ ہی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ سب خیر ہے نا؟ نماز مکمل ہوتے ہی انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا اور کسی انہونی کا خیال چپکے سے ان کے دل میں اتر آیا۔ بہت ساری باتیں ہیں، سمجھ نہیں آ رہا پہلے کیا بتاؤں۔ سب کچھ بتا دو، رب کے حضور بیٹھی ہوں، دعا کرتی جاؤں گی۔ میں نے آپ کی خواہش کی خاطر نور اور مجتبیٰ کے لیے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ کیا رقیہ نے انکار کر دیا؟ وہ ان کی امید ٹوٹنے کا دکھ محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، مجتبیٰ کسی کو پسند کرتا ہے اور پپھو اس لڑکی سے ملنے گئی تھی۔ ملنے گئی تھی؟ نہ رشتہ ہوا تو نہیں؟ ہو جائے گا۔ ودود کا پر یقین لہجہ ان کی امید کو ختم کر گیا۔ مجھے یقین ہے میری بچی کے لیے مالک نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہوگا۔ وہ جانتی تھی ایک در بند ہو تو کئی دوسرے کھل جاتے ہیں اور خدا اسے نا امید ہو نہ اس کی صفات سے منکر ہونے جیسا ہے۔ لیکن آپ بڑے ابا کو مجھے اس سب سے دور رکھنے کو کہیے۔ میرا اور نور کا کوئی جوڑ نہیں ہے، مطلب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں۔ ودود کئی دنوں سے اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جوڑ ہوتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے۔ جو جوڑ آسمانوں پہ بن چکا ہو اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ ان کا جواب ودود کو اچھا خاصا چونکا گیا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ مجتبیٰ نہیں تو کیا ہوا؟ تم بھی بہت اچھے ہو، بڑی امی ایسا سوچیے گا بھی نہیں۔ میرے لیے وہ بہنوں جیسی ہے اور اگر نہ بھی ہوتی تو سعد علی چٹھا کی بیٹی کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ بری طرح چٹخ گیا تھا۔ اتنے بڑے بول نہیں بولتے ودود۔ وہ جانتی تھی لفظوں کی پکڑ آنے میں لمحہ نہیں لگتا۔ یہ بڑے بول نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ اور ویسے بھی یہ وقت ان باتوں کو سوچنے کا نہیں ہے۔ ابھی ہمیں چچی جان پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہاں، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کینسر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر۔ ابھی میڈیسن شروع کی ہے لیکن کچھ دنوں تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑے گا۔ وہ انہیں مکمل تفصیل بتا رہا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ بیماری کا نام ہی اتنا خطرناک تھا کہ سن کر ہی دل ہولنے لگا تھا۔ بس ہو گیا بڑی امی، اپنے ساتھ چچی نے خود دشمنی کی ہے۔ بے انتہا نشہ آور چیزوں کے استعمال کے باعث یہ سب ہوا ہے۔ اب انہیں منع کرتی رہی لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ ان کی حالت دیکھ کر وہ خود کافی پریشان تھا۔ نور یہ سب کیسے برداشت کر پائے گی؟ ان کا پہلا خیال نور تھی۔ ابھی وہ امی کے پاس ہے لیکن وہ آپ کی زیادہ سنتی ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ وہ بات کرتا کرتا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہی سو جائے گا اور ایسا تب ہوتا جب وہ تھکن سے بے حال ہو جاتا تھا۔ بارش کچھ لمحوں کے لیے تھمی لیکن دھوپ اب بھی ندارد تھی۔ آسمان پہ کوسوں قزا کا دلکش نظارہ آنکھوں کو لبھا رہا تھا۔ کنزا عجلت سے صحن میں آئی اور بارش کا پانی صحن سے نکالنے کے لیے بالٹی۔ بارش کچھ لمحوں کے لیے تھمی لیکن دھوپ اب بھی ندارد تھی۔ آسمان پہ کوسوں قزا کا دلکش نظارہ آنکھوں کو لبھا رہا تھا۔ کنزا عجلت سے صحن میں آئی اور بارش کا پانی صحن سے نکالنے کے لیے بالٹی پکڑ لائی۔ دوپٹہ زور سے کمر کے گرد باندھا اور مگ سے بالٹی بھر بھر کے گلی میں پھینکنے لگی۔ گلی میں جاتے ہوئے وہ ایک نظر ساتھ والے گھر میں بھی ڈال لیتی کیونکہ ہر بارش کے بعد دونوں گھروں کا یہی معمول ہوتا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے شرط لگائے جلدی کام ختم کرنے کے چکروں میں ہوتی تھی۔ لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی اس کا دل اداس کر رہی تھی۔ دل میں عزت کو لے کر طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ وہ دونوں ایک پل دور نہ رہنے والی اب نہ جانے کن الجھنوں میں الجھ گئی تھی۔ گلی سے واپس صحن کی جانب آتے ہوئے اس کی نظر چھت پہ پڑی تو کسی کی موجودگی کا گمان ہوا۔ اس کے خیال میں امی اور اس کے سوا گھر کوئی موجود نہیں تھا تو پھر چھت پہ کون تھا؟ وہ بالٹی سیڑھیوں کے پاس رکھتی دوپٹہ کھول کر گلے میں لیتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ آئی۔ اس کا گمان غلط نہیں تھا۔ حازم اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ اس کے لیے ان کی موجودگی حیران کن نہیں تھی بلکہ ان کے ہاتھ میں دبا سگریٹ پریشان کن تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ان کو ایسا کرتے نہیں دیکھا تھا۔
वो भी उसे आता देख चुके थे, इसलिए फौरन सिगरेट नीचे फेंक कर पाँव से मसल दिया और वापस कमरे की जानिब मुड़ गए। किंजा ने एक नजर दीवार के पार डाली, लेकिन वहां सहन में भी खामोशी थी। दिल ही दिल में सब खैर की दुआ मांगती उनके पीछे चली आई। भाई सब ठीक है ना? वो बेड पे नीम दराज थे और आंखें किसी अनजाने ख्याल में गुम। इतने मुख्तसर और मध्यम जवाब ने उसकी छठी हिस्स चौकन्ना कर दी। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, और आप ये सिगरेट कब से क्यों पीने लगे? वो उनके करीब बेड पे बैठ गई। खुद से फरार की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्यों? क्योंकि हकीकत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। दिमाग फट जाएगा और दिल बंद हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा किंजा। वो लेटे उठ बैठे और अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। अब उसे मजीद कुछ जानने की हाजत नहीं रही थी। सामने बेचैन बैठे शख्स से उसका खून का रिश्ता था। दर्द साझा था, तकलीफ तकसीम हो रही थी। चोट जिस्म के किसी पे हिस्से पे होती, दोनों आंखें लटी का एक दाना बिखरे तस्बीह सारी टूट जाती है। वो जान गई उसके माँ जाए को क्या रोग आन लगा है। जालिम जोग था, इसी बाइस ही तो दिलो जा में सोग था। ए मोहब्बत, तेरी किस्मत के तुझे मुफ्त मिले हमसे दना जो कमालात किया करते थे, खुश्क मट्टी को भी अमारात किया करते थे। ये तेरा बख्त के तुझे बिन मोल मिले, हमसे अनमोल जो हीरो में तुला करते थे, हमसे मुंह जोर भूचाल उठा रखते थे। ए मोहब्बत मेरी, हम तेरे मुजरिम ठहरे, हम जैसे जो लोगों से सवालात किया करते थे, हम जो सौ बात की एक बात किया करते थे। तेरी तहवील में आने से जरा पहले हम भी इस शहर में इज्जत से रहा करते थे। हम जो कभी बिगड़ते तो कई काम बना करते थे, और अब तेरी सखावत के घने साए में खलकत शहर को हम जिंदा तमाशा ठहरे, जितने इल्जाम मकसूम हमारा ठहरे। ए मोहब्बत, ए मोहब्बत, जरा अंदाज बदल ले अपना, कि तुझको आइंदा भी आशाक का खून पीना है। हम तो मर जाएंगे मगर तुझको तो जीना है। भाई मैं नहीं जानती ये मोहब्बत क्या होती है। मिल जाए तो क्या होता है, ना मिले तो क्या हो जाएगा, लेकिन मेरी एक बहन की मोहब्बत अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकती। आपकी खुद अजियती मुझे तकलीफ दे रही है। आपका दिल किसी और के लिए कट रहा है और मेरा दिल आपके लिए। आपकी बेचैनियां मुझे रुला रही हैं। मुझे इज्जत चाहिए किंजा, हर हाल में चाहिए। मैं उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, बल्कि सालों से करता आ रहा हूँ। मैं उसे बताने गया था, लेकिन वो कहती है कि मैं धोखेबाज हूँ। मैंने उसके साथ धोखा किया है। मैं उसकी मासूमियत का फायदा उठाता रहा हूँ। वो जान नहीं पाए थे कि इज्जत के कुछ ना समझने का दुख ज्यादा था या उसके लगाए गए इल्जामात ज्यादा तकलीफ दे थे। भाई अगर ऐसी बात है तो आप वो रास्ता क्यों नहीं अपनाते जो आपके रकीब ने आजमाया है? कौन सा रास्ता? आप अम्मी से बात करें और उन्हें खाला की तरफ भेजिए, ताकि वो आपके लिए इज्जत को मांग लें। उसे सिर्फ एक यही रास्ता नजर आ रहा था। अम्मी को भेजने का क्या फायदा जब उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन ही नहीं। नाउम्मीदी के बादल छट ही नहीं रहे थे। वो नहीं मानती तो क्या हुआ, मुझे यकीन है खाला किसी भी दूसरे इंसान की निस्बत आपको मुकद्दम रखेंगी। वो आपको पसंद करती हैं और इज्जत को हर हाल में मना लेगी। किंजा की बातें दिल को हौसला देने वाली थी। उन्हें यह ख्याल पहले आ जाता तो कई दिनों की अजियत ना सहनी पड़ती। अम्मी कहाँ हैं? वो फौरन से उठ खड़े हुए। अभी सोई हैं। उनकी बेसब्री पे वो हंस दी। कई कसाफा ज़दा लम्हों को आजादी मिली थी। बरसात के बाइस शाम सतरंगी थी। सहज सहज के चलते हुए नम जमीन पे नशिस्त जमाने की तैयारी कर रही थी। मगरिब की सदाएं फिजा में गूंज रही थी जब नबील की गाड़ी हवेली में दाखिल हुई। दूर दूर तक कोई मर्द दिखाई नहीं दे रहा था। उसी लम्हे उसे हवेली ऐसी नई नवेली दुल्हन की मानित लगी जैसे अरूसी लिबास में बेवगी की खबर मिल जाए। गाड़ी गैराज में खड़ी करते हुए वापस दरवाजे की जानिब आया और स्याह मरकजी गेट बंद कर दिया। वो जानता था अब यहाँ कोई आने वाला नहीं था। अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ तो सामने रखी नजर आ गई। हवेली की लाइटें क्यों बंद हैं? किसका शौक मनाया जा रहा है?
उसके लहजे में हवेली का सरबराह होने का अज़्म झलक रहा था। हमारे लिए सोग ही समा है, वो अलग बात कि हवेली के दुश्मन खुश हैं। रखी के काटदार जुमले का मतलब वो बखूबी समझ रहा था। रखी, तुम्हें दुश्मन का मतलब नहीं पता। दुश्मनी की एक शक्ल ये भी होती है कि आप हर गलत काम की हमायत करो और गलती करने वाले को कभी एहसास ना होने दो कि वो गलत है। दूसरा, आइंदा मुझसे इस लहजे में बात ना करना, वरना तुम्हारे खान साहिब की रवायत तुम पे आजमाते हुए इस गुस्ताखी पे तुम्हारी जुबान काट सकता हूँ। वो रखी के नजदीक होता हुआ लफ्ज चबा चबा कर बोला। रखी के स्याह चेहरा मजीद तारीख हो गया। वो रखी को बेनुक्त सुनाते अम्मी के कमरे की जानिब चला आया। उन्हें इबादत में मसरूफ देखकर उनके बिस्तर पे दराज हो गया। वो वक्त गुजारने को मोबाइल इस्तेमाल करता रहा और तकरीबन 20-25 मिनट बाद वो जाए नमाज से उठती दिखाई दी। क्या सारी नमाजें आज ही पढ़ देनी हैं? वो फौरन से उठता हुआ उनके करीब आया। उन्होंने उसके जिस्म पे फूंक मारते हुए सर पे प्यार दिया। यहाँ खान साहिब के जाने की खुशी में नवाफिल पढ़ रही हैं। वो उनसे दूर होता हुआ शरारत कर गया। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, आज कैसे सीधे रास्ते से आना हुआ? उन्होंने उसकी पिछली हरकत पे तंज किया और क्या खूब किया। वाह, क्या बात है। लगता है दादा जान के जाने के बाद आपने उनकी सीट संभाल ली है। फजूल बातें छोड़ो, ये बताओ मिलकर आए हो उन्हें? कब तक हो जाएगी जमानत? वो उससे सवाल पूछती बिस्तर पे उसके साथ ही आन बैठी थी। मैं उन्हें मिलकर नहीं आया अम्मी। लेकिन क्यों? उन्हें इस वक्त हमारी जरूरत है। उनके चेहरे के तासुर उसकी बात पर कशीदा हुए। उन्हें ना कल हमारी जरूरत थी, ना आज, और ना आइंदा कभी होगी। आप उनके गम में घुलना छोड़ दें। उसे उनकी फिक्र करना पसंद नहीं आ रहा था। वो तुम्हारे दादा हैं नबील, तुम उनके इकलौते वारिस हो। अगर मुश्किल वक्त में तुम उन्हें साथ दोगे तो कौन देगा? उन्हें उसकी कम अक्ली पे अफसोस हो रहा था। वो लोग साथ देंगे जो उनके हर जुर्म में शरीक रहे हैं। आप कभी बाहर निकल कर देखिए, लोग शुक्राने के नवाफिल पढ़ रहे हैं, इस गिरफ्तारी को अपने लिए खुदा का इनाम समझ रहे हैं, और मैं तो कभी इस कोयले की कान में हाथ नहीं डालूंगा। वो अपना किया खुद भुगतेंगे, और मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही। कभी आप इस हवेली के बर्बादी का जिम्मेदार उन्हें समझती हैं, अब्बू की मौत का इल्जाम उन्हें देती हैं, और अब आपको ही उनसे हमदर्दी हो रही है। वो घर सुकून करने आया था, लेकिन यहाँ भी वही गुफ्तगू थी। तुम्हारी सब बातें ठीक है नबील, लेकिन अब वो इस उम्र में नहीं रहे कि उनसे बदले लिए जाए। कुछ मामलात ऊपर वाले पे छोड़ देने चाहिए, वो बेहतर अंजाम करने वाला है। मैं उनसे कोई बदला नहीं ले रहा, ये ऊपर वाले का बदला है। मैं बस उनके दरमियान नहीं आ रहा। गलत का साथ देकर मैं गलत कारों का साथी नहीं बनना चाहता। आप परेशान ना हो, वो बहुत जल्द छूट जाएंगे। उनका कोई ना कोई साथी मदद कर देगा। वो यहाँ के इंसाफ से बाखूबी वाकिफ था, सो उसका अंदाज गलत नहीं होने वाला था। अभी तुमने रखी से भी बदतमीजी की है। वो यहाँ की पुरानी खिदमतगार है, बुजुर्ग है, सालों से यहाँ से है, ऐसे नहीं करते। वो नमाज पढ़ते हुए उसकी ऊंची आवाज सुन चुकी थी। अम्मी, मैंने उसे बस जासूसी करते और शिकायतें लगाते ही देखा है। माजी में उसने क्या खिदमतें की मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप गुजरे सालों का कोई वर्क मेरे सामने नहीं पढ़ती। माजी की किताब आप ना जाने किस कोने में छुपा दी है कि जिसे दीमक तो चाट सकती है, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता। वो हमेशा की तरह एक बार फिर उनसे माजी छुपाने का शिकवा कर गया। माजी जानकर क्या करोगे नबील? माजी ना एक शीशे की तरह होता है, या तो बिल्कुल शफाफ रहता है, या हल्की सी लकीर भी उसे कई टुकड़ों में तकसीम कर देती है। उसे जोड़ने की कोशिश करोगे तो खुद को जख्म लगा बैठोगे। शीशा जुड़ भी जाए तो इसमें कई बदनुमा दाग नजर आते हैं। उसे जोड़ने के बाद भी इस शीशे में अक्स साफ दिखाई नहीं देता, बल्कि आपका वजूद कई हिस्सों में तकसीम कर देता है। आप टुकड़ों में बट जाते हैं। गुजरी बातों को जानने की कोशिश खुद के साथ जुल्म है। तुम क्यों अपने साथ जुल्म करना चाहते हो? वो हमेशा गुजरी बातों के जिक्र पे रंजीदा हो जाया करती थी, और वो उनके दुखी होने के ख्याल से सब बातें अधूरी छोड़ दिया करता था। अम्मी, मुझे बाकी किसी से कोई सरोकार नहीं। बस आप ये बता दें कि अब्बू की मौत कैसे हुई, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। वो आज अपनी ये उलझन दूर करना चाहता था। वो अक्सर सुनता आया था कि असलम खान दुरानी
अपनी नस्ल का सगा ना हो सका, वो जानना चाहता था इस बात में कितनी सदाकत थी। उनके चेहरे पे शशोपंज के तासुरात वाज़िया थे। वो जानती थी गहराई में उतरने के लिए गोता लगाना जरूरी था, और जब गोता लगा लो तो जेरे जमीन छुपा सब दिखने लगता है। वो उसके साथ माजी के समंदर में उतरती तो उसे सब दिखाई देने लग जाना था, लेकिन कितने साल वो सब छुपा सकती थी जो उनकी जिद और जवानी की मुंह जोरी सब इरादों को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाती है। वो गहरी निगाहों से उनके चेहरे पे झलकते उतार चढ़ाव को देख रहा था, और वो एक नया लेकिन सालों पुराना बाब खोलने को मुनासिब अल्फाज तलाश कर रही थी। वैसे मीठे अल्फाज ढूंढ रही थी जो जहरीले रवैयों का तरियाक बन सके। इज्जत कितनी ही देर से करवटें बदल रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बरसात का मौसम बिखरे ख्यालात को उदासी की हवा दे रहा था। फिजा में इतनी नमी थी कि आंखें ख्वामखा भीगी चली जा रही थी। हाथ नमी चुन चुन कर थकने लगे थे। वो नमी बह जाने से रोक रही थी। कतरे चिलमन पे अटके पड़े थे कि इजाजत हो तो बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक जाएं, लेकिन इजाजत नहीं थी, क्योंकि दो बड़े नैनों की मालकन जानती थी अगर एक भी कतरा बह निकला तो बंद टूटकर सैलाब की सूरत बह निकलेगा। ऐसा सैलाब जिसे तबाहकारी बर्पा करने की वजह भी मालूम नहीं होगी। फिर तुम्हें फोन की इजाजत है। याद आऊं अगर उदासी में उसके तकिए के नीचे रखे मोबाइल पे मैसेज टोन बजी थी। उसका दिल किसी दूसरी मसरूफियत के लिए आमादा नहीं था, लेकिन ध्यान बटाने को उसने दिल की मनमानी नहीं चलने दी और मोबाइल उठा लिया। स्क्रीन पे मुजतबा का नाम रोशन था। व्हाट्सएप खोलने पे नजर आता पैगाम उसे मजीद उलझी सोचों का शिकार कर गया। मुजतबा को कैसे खबर हुई कि मैं उदास हूँ? इसे कैसे पता कि मुझे इस वक्त किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरी सब अनकही बातें समझ जाए? उसके जहन में कई सवाल गर्दिश करने लगे थे। वो भी पहली उलझन का शिकार थी कि मोबाइल पे आती कॉल मजीद मुश्किल में डाल गई। उसे 2 हाथ के फासले पे अम्मी लेटी थी। आज के हालात के सबब पहले ही दिल डूबा जा रहा था। उसने कभी घर अम्मी के सामने मुजतबा का जिक्र नहीं किया था, और अब यूं आधी रात आने वाली कई सवालों को जन्म दे सकती थी। सब सोचों को झटकते हुए उसने कॉल आखिरी लम्हों में सबस निशान पे उंगली रख दी। वो फोन कान से लगाए खामोश थी, जैसे कहने को कुछ ना हो, लेकिन खामोशी तो दूसरी तरफ भी थी और वहां कहने को बहुत कुछ था और सुनने की ख्वाहिश भी थी। कैसी हो? पहली कोशिश की गई। ठीक हूँ, जवाब दे दिया गया। इतनी खामोश क्यों हो? मुजतबा 2 बातों में उसकी खामोशी महसूस कर गया। वो जान चुका था ये खामोशी झिझक पे मुश्तमिल नहीं थी। बोलने का दिल नहीं चाह रहा, वो ऐसी ही तो थी, सीधा सीधा बोल देने वाली। दूसरी तरफ फिर से खामोशी छा गई। वो साथ गुजारे चंद दिनों में उसे वो दिन तलाश करने की कोशिश कर रहा था जब इज्जत के पास बोलने को बातें कम पड़ गई हों। तुम चुप नहीं रह सकती। चंद लम्हे के तरद्दुद के बाद वो यकीन से बोला। मुझे भी ऐसा ही लगता था। उसका यकीन बेमानी नहीं था। चंद दिन पहले तक उसकी अपनी हवाले से यही सोच थी। उदास हो? वो जान गया था, बल्कि वो सवाल कर गया जो नहीं करना चाहिए था। वो उसी जुम्म में तो मुब्तला थी कि उसे कोई नहीं समझता, उसके एहसासात को कोई नहीं जानता, लेकिन वो इतनी दूर बैठा ये अल्फाज बोलकर उसकी नम आंखों में उलझन भर गया। एक छुपा एहसास जो होते हुए भी कहीं गुम था, उस लम्हे उसको अपने हसार में लेने लगा। कोई मीलों दूर बैठकर आपके एहसासात समझ सकता है, ये ख्याल नहायत खुशकुन है। लेकिन कोई इज्जत को समझ रहा था, जानने का दावेदार बन रहा था। ये इज्जत के लिए नाकाबिले यकीन था। उसकी पारा फितरत पे काबू पाया जा रहा था, लेकिन वो खुश थी। तुम्हें कैसे खबर हुई कि मैं उदास हूँ? वो लाजवाब हो चुकी थी, तभी तो सवाल कर बैठी थी। काल से पहले मालूम नहीं था, अभी तुम्हारे लहजे से खबर हुई। मुजतबा ने बिना किसी लगी लिपटी के कहा। बताओ ना, क्यों उदास हो? उसका लहजा मरहम रखता हुआ था। वो सब कह देना चाहती थी, लेकिन उदासी का सबब इंसान कभी बहुत अजीज रहा था, शायद अब भी था, और इज्जत जितनी भी नाराज रही, लेकिन हाज़म शफीक को किसी दूसरे से साथ डिस्कस नहीं कर सकती थी। इन तमाम सालों की तौहीन होती जो उसने उनके लिए दीवाना रहकर गुजारे थे। कभी कुछ बेवजह भी हो सकता है,
कितने ही लम्हे सोचा, लेकिन फैसला वही था और मैं यकीन करता हूँ कि ये बेवजह ही होगा। वो एक बार फिर दिल छू गया था। यकीन के ऐसे दर्जात हासिल हो जाना खुशकिस्मती ही तो थी। तुमने कॉल क्यों की थी? मेरी कॉल बेवजह बिल्कुल नहीं थी। उसका मासूम एतराफ इज्जत की मुस्कुराहट लौटा गया। बोलो, मैं सुन रही हूँ। उसे सुनना चाहती थी। तुम मेरी मामा के आने से खुश हो? सवाल तवक्का के बरअक्स था। मेरी खुशी से क्या हो जाएगा? उदासी वापस लौट रही थी। देहान की परवास घंटों पीछे जानिब परवास कर गई जब हाजम भाई कह रहे थे कि मैं उनकी खुशी हूँ। फैसला करना आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी हर हाल में मुकद्दम है। वो बोल रहा था और इज्जत उसकी बातों के संग बह रही थी। उसे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि मुजतबा इतना अच्छा बोलता होगा। ये इख्तियार अम्मी के हाथ में है मुजतबा। वो उसे किसी धोखे में नहीं रखना चाहती थी। मतलब आंटी से मिलना पड़ेगा? वो शौक हुआ। नहीं, घर मत आना मुजतबा, वो एकदम सहम कर बोली। वो हाजम भाई का पागलपन भूल नहीं पा रही थी। वो मुजतबा के घर वालों को देखकर बेकाबू हो गए थे। अगर मुजतबा को देख लें तो न जाने क्या कर दें। ये सब दोबारा हो या कभी मुजतबा ऐसा कुछ देखे, वो ये कभी नहीं चाहती थी। मैं फोन बंद कर रही हूँ मुजतबा। उसकी सांसें नए ख्यालात से थमने लगी थी। सुनो इज्जत, जो भी फैसला हो, इससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो अजलत में जल्दी जल्दी बोला कि कहीं वो फोन बंद ना कर दे। ठीक, यक लफ्जी जवाब देते हुए वो कॉल बंद कर गई। अब जागना मत इज्जत, सो जाओ। वो भी धड़कनों को बहाल कर रही थी कि पहलू से आने वाली तंबीहा से भरपूर आवाज चौंका गई। आप जाग रही हैं? वो घबराहट में सवाल पूछ बैठी। सो जाओ, बाद में बात करेंगे। उनका जवाब उसे खामोश करा गया। फिजाओं में चिड़ियों की चहचहाहट ने दिन के आगाज की खबर दे रही थी। कई सुरीली आवाजें अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ थी। किसी नजदीकी मस्जिद से बच्चों के नात पढ़ने की आवाजें भी आ रही थी। नूर बीबी की आंख खुली तो नमाज का वक्त कज़ा हो रहा था। उन्होंने चौंक कर अपने पहलू में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अहमद अली चट्टा के मुतालिक सोचती उठ गई और जल्दी से नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगी। नमाज पढ़कर अज़कार में मसरूफ थी कि गुल उनका कहवा ले चली आई। हजूर, कहाँ है गुल? रात सोने तक वो नहीं आए थे, लेकिन बाद में किसी पहर आंख खुली तो उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ था। इस वक्त वो फिर कमरे में मौजूद नहीं थे। वो नीचे लॉन में बैठे हैं। गुल की इतला ने उन्हें हैरान किया। मेरा कावा भी वहीं ले आओ। वो बड़ी चादर अपने गिर्द लपेटते हुए उठ खड़ी हुई। काफी अरसे बाद पहले वाला मामूल वापस आया तो उन्होंने उसका हिस्सा बनना जरूरी समझा। मौसम के बायस सुबह में नमी आलूद थी। लॉन की सबज घास पे ओस चमक रही थी। शबनमी कतरे निगाहों को तरावट बख्श रहे थे। लॉन में अहमद अली चट्टा अपनी मखसूस नशिस्त पे बैठे हुए थे और उनके पहलू में सईद अली चट्टा बैठे थे। वो दोनों उन्हें आता देख चुके थे। सईद ने एहतरामन खड़े होकर उन्हें सलाम किया और जगह खाली करते हुए दूसरी कुर्सी पे बैठ गए। गुल, शीमा को भी यहीं भेज दो। उनकी बात सुनते ही गुल वहां से चली गई। हजूर सईद के साथ किसी कारोबारी मसले पे गुफ्तगू कर रहे थे और इन दोनों को यूं बाहम शुक्र देखकर दिल ही दिल में दुख की लहर पैदा होने लगी। कभी साथ भी उनकी घरेलू महफिलों का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वो वक्त गुजरे भी जमाने हो गए। इसी जगह उनके सब बच्चों की मुस्कुराहटें गूंजा करती थी। हजूर के साथ अब भी एक बेटा था, लेकिन इनके दोनों बाजू खाली हाथ थे। उनकी निगाह भटक कर दूर लॉन के इख्तिताम तक चली गई, जहां फव्वारे के अकब में एक कब्र थी जिसमें उनकी लाडली कलसूम को दफना दिया गया था। जो जिंदा थी वो जीते जी सब रिश्ते खत्म कर चुकी थी। बीत जान, क्या हुआ? सईद की निगाह उनके पल पल बदलते तासुरात पे पड़ चुकी थी। कुछ खास नहीं, बस अच्छे वक्त नहीं भूलते। यहाँ बैठूं तो अपने चारों बच्चों के कहके सुनाई देते हैं। उनके लहजे में अजीब कुर्ब था। एक वक्त था कि वो गुजरे वक्त को याद करते हुए डरती थी। उनकी जुर्रत नहीं थी कि वो दिल की कोई बात कह सकती, क्योंकि अहमद अली चट्टा माजी के जिक्र पे गुस्सा किया करते थे। अब वो हर डर खौफ से बेनियाज हो चुकी थी। उनकी हर बात पे गुजर जाने वाले वक्त की बातें होती थी। उनके सामने कोई भी हो वो खामोश नहीं रह पाती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त कमजोर होने लगती है।
लेकिन उन्हें लगता था उनका दिमाग अपने बच्चों की जवानी तक महदूद होकर रह गया था। उनकी यादें वहीं किसी खूंटे से लटकी रह गई थी। आपको पता, असलम खान पुलिस की हिरासत में है। चट्टा साहिब ने उनका ध्यान बटाने की कोशिश की। जी इलम है, और यह भी मालूम है कि यह कारनामा आपके पोते का है। उन्हें अपने साथ सबका मजाज खराब करना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने इस कोशिश में साथ दे दिया। ताशफीन ने किया है? सईद अली चौंक कर सीधा हो बैठे। आपको मालूम था अब्बाजान? अब उनका रुख दूसरी तरफ था। हाँ, इलम था, बल्कि बहुत सारी बातों का इलम है। ये लोग समझते हैं मेरे इलाके में छुप छुपा के कुछ कर लेंगे तो मुझे मालूम नहीं होगा। उनके एक एक कारनामे की खबर है। बात के इख्तिताम तक उनका चेहरा हवेली से बाहर आते वजूद की जानिब था। लेकिन अब ताशफीन से कहो अपना ध्यान रखे। सांप दुम पे पांव रखो तो वो वापस काट खाने को दौड़ता है। अब्बाजान, आप इन दोनों की हरकत पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। मेरी नजर में होता सब तुम्हारे लिए ये काफी नहीं। वो इस वक्त बात को तूल नहीं देना चाहते थे। आपको हूर की तबीयत का इल्म है? नूर बीबी ने उनसे सवाल किया। हाँ, वदूद की मुझसे बात हो चुकी है। इंशाल्लाह अल्लाह हम इसका बेहतर से बेहतर इलाज करवाएंगे और वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। सबके चेहरे पे अफसुर्दगी दिखाई दी थी। सबको उसकी फिक्र है सवाए आपके बेटे के। उन्होंने ना चाहते हुए भी उनसे शिकवा किया। उसकी फिक्र करना छोड़ दे नूर, वो समझाने की हदों से निकल चुका है। अब जमाने की कोई ठोकर ही उसे वापस पलटा सकती है या कोई मौजज़ा। हजूर का दो टोक लहजा उन्हें एक आंख नहीं भाया था। अपनी औलाद के मुतल्लिक इतनी संग दिली बर्दाश्त नहीं होती थी। एकदम माहौल रंजीता हो गया। शीमा बेगम ने ताशफीन और उसके शहर से आई दोस्त के मुतालिक बात करनी थी, लेकिन हालात ऐसी बात करने के लिए साजगार नहीं रहे थे। बादल छटने लगे थे। धूप की तेज किरणें एकदम हर तरफ फैल गई। सब आहिस्ता आहिस्ता वहां से उठने लगे। वो सारी रात ना जाने किन कामों में मसरूफ थे कि दिन चढ़े फ्लैट पे आए। अपने पास मौजूद चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आए तो सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने तायराना निगाह किचन में डाली तो वहां भी खामोशी थी। नाज नैन यकीनन सो रही होगी। सालों से रात जागने और दिन में सोने की आदत है, इतनी जल्दी कहाँ जाएगी। वो मन ही मन खामोशी का सबब तलाश करते अंदरूनी हिस्से में आए और वो सामने नजर आ गई। उसके हुलिये से लग रहा था कि वो काम में मसरूफ थी। उस लम्हे उन्हें अपनी सोच पे शर्मिंदगी हुई। यह क्या कर रही हो? वो जो अपने ध्यान में मगन खड़ी थी उनके बोलने पे डर गई। तुमने डरा दिया मुझे। वो अपने खौफ को काबू करने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो उसके सरापे पे निगाहें जमाए खड़े थे। स्याह पैंट जिसको कमर पे टकाने के लिए कसकर बेल्ट बांधी गई थी, स्याह शर्ट कंधों से नीचे लटक रही थी। वो साद अली चट्टा के कपड़े पहने हुए थी और अब उसकी निगाहों का मफहूम समझते हुए कंफ्यूज हो रही थी। वो मेरे पास कपड़े नहीं थे तो तुम्हारे पहन लिए। वो एकदम घबरा कर वजाहत देने लगी। ओ, मुझे ख्याल ही नहीं आया, कम अज कम तुम ही बता देती। उन्हें अपनी कम अकली पे अफसोस हुआ। वो इतनी जरूरी चीज कैसे नजरअंदाज कर गए। मैंने कुछ दिन पहले बाजार जाने का कहा था, मैं बिल्कुल भूल गया था। चलो अभी अच्छा सा कुछ खिलाओ, फिर बाजार चलते हैं। वो वहीं बिस्तर पे दराज हो गए। रात बिरयानी बनाई थी, तुम आए ही नहीं, अब वही मिलेगी। इतनी जल्दी कुछ नहीं पकाया जा सकता। वो नरूठे अंदाज से बोली, ये रात ना आने का शिकवा था। तुम्हें बिरयानी पकानी आती है? उसका शिकवा भूलकर अपनी हैरानी का इजहार कर गए। क्यों, क्या वो जिन्नात पकाते हैं या मैं इंसान नहीं हूँ? वो उनके सवाल पे अचंभे से उसे देख रही थी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा जाओ, फौरन से लेकर आओ, भूख लगी है। नाज़नैन चली गई तो वो खुद को कोसने लगे। वो ना जाने बार बार उसके सामने उल्टी बातें क्यों कर जाते थे। एकदम उनके दिल में ना जाने क्या समाई कि उठकर उसके पीछे चले आए। वो बिरयानी वाला बर्तन चूल्हे पे रख रही थी कि उन्होंने चूल्हा बंद करते हुए उसे पीछे से थाम लिया। ये रहने दो, जल्दी से तैयार होकर आओ, शॉपिंग करते हैं और साथ खाना भी बाहर खाएंगे। उसकी गाल पे बोसा देते हुए किचन से बाहर धकेल दिया। उसे भेजकर वो लाउंज में ही इंतजार के लिए बैठ गए, लेकिन उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और वो चंद मिनटों में उनके पास थी। उसे तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था और लगता भी क्यों, उसके पास कौन सा ज्यादा चीजें थी। अपना सारा माल असबाब तो वहीं छोड़ आई थी। हराम की कमाई उसे अपनी नई जिंदगी में नहीं चाहिए थी।
साद उसे लाहौर की बेहतरीन दुकानों पे लाए थे। उससे पहले कभी कभार ही बाजार आया करती थी, लेकिन आज यहाँ आने का सरूर ही अलग था। साद के साथ चलते हुए उसे अनोखा सा लुत्फ महसूस हो रहा था। हर चीज दस्तरस से महसूस हो रही थी। साथ वापसी पे अपना ऑफिस दिखाना मुझे। वो एक दुकान से निकल रहे थे जब उसने फरमाइश कर डाली, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पे। वो बिना इर्द गिर्द की परवाह किए हाथ पेशानी तक ले गए। वो देखो नाज़नैन, कोई धीमी आवाज में उसके इर्द गिर्द बोला। उसे लगा कि वो वहीं जम गई। क्या हुआ, रुक क्यों गई? अपने ध्यान में चलते साद अली चट्टा ने रुक कर उसे देखा, जिसके चेहरे पे जर्दियां घुल रही थी। वो नफी में सर हिलाती दोबारा चलने लगी। चलने नहीं, तकरीबन भागने लगी। वो अपना नाम सरे बाजार दोबारा नहीं सुनना चाहती थी। सुना था ये किसी अमीरजादे के साथ भाग गई थी। अब के वो रुकी नहीं, बल्कि अपनी जगह पे घिर गई। वो नजर उठा के अपने इर्द गिर्द देखने लगी। वो इस बोलने वाले इंसान को देखना चाहती थी, लेकिन ये क्या? उसे हर इंसान खुद को देखता महसूस हो रहा था। सबकी निगाहें खुद पे मरकूज दिख रही थी। अपनी पहचान उसे तकलीफ दे रही थी। नहीं, पहचान नहीं, लहजे की हकारत जहर जैसी कड़वी थी। वजूद छिलनी कर रही थी। नाज़नैन, तुम ठीक हो? वो दोबारा रुक कर उसे देखने लगा। कोई मेरा नाम ले रहा है। उसकी आवाज भी कांप रही थी। कौन? वो चौंका इर्द गिर्द देखने लगे। यही है वो अमीरजादा। एक नई आवाज। ये आवाज भी वो सुन चुके थे, लेकिन चेहरा नजर नहीं आया था। उसने साद का बाजू जोर से थाम लिया। वो कांप रही थी। अरे, इनका तो काम ही मर्दों को लुभाना है। इससे माल लूट लेगी तो वापस अपने ठिकाने पे चली जाएगी। नाज़नैन की टांगे बेजान हुई थी। साद बोलने वाले को देख चुका था और उसकी गिरफ्त से हाथ छुड़ाता उस इंसान की तरफ बढ़ा। चंद लम्हों में बाजार के वस्त में तमाशा लग चुका था। वहां सब लोग अपनी बोलियां बोलने लगे और वो साथ थामती वहीं गिरती चली गई। काल कोठरी नुमा कमरे में एक रात गुजारकर सारी रौनक गायब हो चुकी थी। असलम खान इस वक्त नढाल और बेहाल हुए सीमट उखड़ी दीवार से टेक लगाए बैठे थे। सिपाही की आमद एक नई उम्मीद जन्म लेती कि शायद कोई आ जाए, लेकिन ये उम्मीद रात गहरी होते होते दम तोड़ गई। उन्हें यकीन था नबील नहीं आएगा, लेकिन दिल खुशफहम नई नई खुशफहमियां पाल रहा था और ये खुशफहमी भी अपनी मौत आप मर गई। एक वसी जागीर का मालिक होते हुए उनकी ये कुसम पुरसी उन्हें खुद तकलीफ दे रही थी। ओ खान साहिब, तुम्हारी मुलाकात आई है। वो नाक बंद किए कायजदा घड़े से पानी पीने की कोशिश कर रहे थे कि सिपाही की आवाज आई। वो सब छोड़ छाड़ के सलाखों की जानिब भागते हुए लपके। उन्हें यूं लगा जैसे फतेह इकलीम की दौलत मिल गई हो। कौन आया है? कहाँ है? उस लाखों के पार देखते हुए पूछ रहे थे। असलम खान ने अपनी तरफ आते इंसान को हैरानी से देखा। वो किसी भी इंसान के आने की तवक्का कर रहे थे, लेकिन सामने खड़ा इंसान वहमो गुमान में भी नहीं था। क्या हुआ असलम खान, तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? उन्हें अपनी हालत से कराहत महसूस हुई। इतने छोटे काम के लिए मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तो फिर मेरा काम अब भी वही है। मुझे मेरा पोता चाहिए। मैं यहाँ सलाखों के पीछे से तुम्हारा पोता कैसे ढूंढूं? अजीब बातें खुद कर रहे हो और कहते हो मेरा तमाशा देखने नहीं आए। कैसा कड़वा वक्त आन पड़ा था। मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा लूंगा। तुम्हारे इख्तियारात इतने हैं तो उसे क्यों नहीं ढूंढ लेते? वो इस वक्त मुश्किल में थे, लेकिन मुख्तार अहमद पे भरोसा करना आसान नहीं था। हम दोनों का दुश्मन एक है असलम। हम उसके साथ इकट्ठे होकर ही लड़ सकते हैं। तो वहाँ के भेदी हो और चट्ठों का सामना भी कर सकते हो। वो लोग मुझे वहाँ पाँव भी नहीं रखने देंगे। मुख्तार अहमद ने खुलकर अपनी मजबूरी बताई थी। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। चट्ठों की जानिब अब बहुत से हिसाब रहते हैं। तो फिर मिलाओ हाथ। मुख्तार अहमद ने सलाख से अपना हाथ अंदर बढ़ाया। मुख्तार, मुझे इब्राहिम और हैदर चाहिए। असलम खान जानते थे वो इस वक्त मजबूर है, तो उन्होंने फायदा उठाना जरूरी समझा। मुझे इल्म नहीं, लेकिन पता करवाता हूँ। असलम खान ने मुख्तार का हाथ थाम लिया था। मैंने यहाँ सबको तुम्हारा ख्याल रखने का कह दिया है। फिक्र नहीं करना, मैं आता जाता रहूंगा। मुख्तार अहमद वहां से जा चुका था। असलम खान दुरानी वापस दीवार साथ टेक लगाकर बैठ गए। अब दिमाग को सोचने के लिए नई साजिश मिल गई थी। नई मसरूफियात ज़ाहरी हालात से नजर चुराने में मावन थी। सिडनी पे बहार आ चुकी थी।
सारे शहर के दरख्त रंग बिरंगे फूलों का पैरहन पहने हुए अपने खूबसूरती पे उतर रहे थे। इस वक्त हर गली, हर सड़क पे कुदरत से मोहब्बत करने वाले हाथों में कैमरे पकड़े इन नज़ारों को महफूज करने में मसरूफ थे। लेकिन कहते हैं ना, बाहर का मौसम कितना ही खूबसूरत हो, अंदर के मौसम को फर्क नहीं पड़ता। वजूद पे वही गीत बजता है जिसकी धुन पे दिल धड़क रहा हो। वो औंधे मुंह बिस्तर पे लेटी हुई थी और ये हालत कल रात से मुसलसल थी। वो इस कमरे से बाहर निकली और ना कोई अंदर आया था। उसकी निगाहें एक मंजर पे टिक गई थी। स्क्रीन पे रोशन तस्वीरें उसके ज़हन से चिमट कर रह गई थी, जो उसने आधी लेकिन वहां मौजूद सब लोगों ने पूरी देखी। नीम बढ़ाना जिस्म और उस पे मौजूद चेहरा दोनों ही उसे भूल नहीं रहे थे। वो ये बात कबूल नहीं कर पा रही थी कि कोई आया और बिना नजर आए भरे मजमे में उसे रुस्वा कर गया। इसमें किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अपना दुख मनाने में मसरूफ थी जब उसके कमरे की खिड़की से कोई चीज टकराई। एक लम्हे को वो चौंकी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे समझ आ गई कि यह हरकत किसकी थी। वो ये भी जानती थी कि वो रुकेगा नहीं, इसीलिए सर पे तकिया रख के दोनों तरफ बाजू रख लिए। वो भी किसी की कोई बात सुनना नहीं चाहती थी। वो वापस अपने खोल में सिमट रही थी। कुछ लम्हे गुजरे कि कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई और मुसलसल होती जा रही थी। वो अब भी नहीं उठी और ना ही उसे उठना था, लेकिन वो ये भूल गई कि मुकाबिल वो इंसान था जो कई सालों से उसकी ऐसी हरकत को झील रहा था। काफी देर बाद दस्तक थमी तो उसने सुकून का सांस लिया, लेकिन ये सुकून कुछ देर का था। दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज पे उसने खुद को बेइंतहा बेबस महसूस किया। कदमों की आवाज उसके करीब आती जा रही थी, लेकिन वो उसी तरह बेहिसो हरकत लेटी रही। लामिया, आवाज नहायत करीब से आई। वो आवाज में छुपी तकलीफ जान गई, लेकिन उसे अपना दर्द ज्यादा महसूस हो रहा था। यार, बस एक बार मेरी बात सुन लो। वो उसकी टांगों की जानिब बिस्तर पे बैठ गया। उस लम्हे उसके दिल से आवाज आई कि उसे अजलान से बात करनी चाहिए। वो उसके मसाइल चुटकियों में हल कर दिया करता था। इसमें किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अजलान किसी में शुमार नहीं होता था। तभी वो उठ गई। अजलान की निगाहें उसके चेहरे पे टिकी रह गई। उसके चेहरे पे कल वाली आसार बाकी थे। सूजी हुई आंखें, लाल नाक, बिखरे बाल उसकी तकलीफ के गवाह थे। अजलान ने आज तक उसे इस हाल में नहीं देखा था, और आज देखा भी तो धड़कन बेकाबू हुई थी। उसे समेटने आया था, लेकिन वो तो बिखरी हुई भी दिल लूट लेने के सारे लवाजमात रखती थी। लामिया, ये सब क्या है? यही सवाल मैं तुमसे करूंगी। ये सब क्या था? वहाँ सब इंतजाम तुम लोगों ने किए थे, वो बचपन की तस्वीरें और बाकी सब यादें, लेकिन अचानक से वहाँ कुछ और दिखाई देने लगा। वहाँ कोई तो था जिसने ये सब किया, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सके। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू कब किसी की चाहने या ना चाहने के मोहताज हुए थे। मैं मानता हूँ सब गलत हुआ, लेकिन मुझे यकीन है ये सब हकीकत नहीं था। मुझे तुम पे यकीन है लामिया। मैं तुम्हारे यकीन का क्या करूं जब सैकड़ों लोगों की आंखों में मेरे लिए तज़हीक हो गई। लामिया का उसका मुतमिन अंदाज तैश दिला रहा था। मैं से सब ठीक कर दूंगा। उसने लामिया को कंधों से थाम लिया। मेरी आंखों में देखो लामिया, क्या तुम्हें यहाँ अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? तुम्हारा साथ पाने की ख्वाहिश दिखाई नहीं देती? वो उसके सामने सरापा सवाल बना खड़ा था। लामिया अब की बार लफ्जों के धोखे में नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों की नमी देहान की सब परवाजें महदूद कर रही थी। वो सच ही तो कह रहा था। उसकी निगाहों में कुछ नहीं था सवाए लामिया के। वो हारने लगी थी। दिमाग उसकी बात सुनने पे आमादा हो रहा था। अजलान, मैं किसी का सामना नहीं कर पाऊंगी। ये दर्द का पहला एतराफ था। फिलहाल ये सब बातें भूल जाओ। वो उससे न जाने क्या कहने वाला था कि नीचे से बुलंद होता शोर इन दोनों को चौंका गया। इन आवाजों को दोनों पहचानते थे। अजलान को पुकारती तैबा हैदर शाह और लहजे से आया हिजियानीपन। वो बेख्तियार अजलान के हाथ हटाते पीछे हुई थी। तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। उसने हौसला देते वो कमरे से बाहर निकल गया। वो यहाँ ही है हैदर, मैं आपको कह रही हूँ ना। लामिया को किसी अनहोनी का धड़का महसूस होने लगा था। वो आंखें खुश्क करती कमरे से बाहर निकल आई और सीढ़ियों के करीब आ खड़ी हुई, जहां से नीचे का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। अजलान उनके करीब पहुंचकर शायद उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा, जब उन्होंने खींचकर थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। लामिया दोनों हाथ मुंह पर रखे
चीख रोकते हुए पीछे हट आई। उसके पीछे दीवार का सहारा ना होता तो शायद लड़खड़ा कर गिर पड़ती। तुम्हें रात मना किया था ना, कहा था ना अब यहाँ दोबारा मत आना। तुम्हें इस वाहियात लड़की से दूर रहने का कहा था। उनका चीखता लहजा और लामिया के लिए नफरत। फातिमा ने तरफ कर इब्राहिम की जानिब देखा। मामा, वो ऐसी लड़की नहीं है। वहां खड़े सब लोगों में अजलान ने उसकी तरफदारी की। अच्छा, तो ये सब क्या है? उन्होंने हाथ में पकड़ी तस्वीर उसके मुंह पर दे मारी थी। लामिया ने दोबारा आगे होकर नीचे की जानिब देखा, जहां सब जमीन पे बिखरी तस्वीरों को देख रहे थे। हर तस्वीर उर्यानियत की इंतहा को छू रही थी। ये सब क्या है? फातिमा ने झुककर तैयबा हैदर के कदमों के पास गिरी हुई तस्वीर को उठाया, जो कल जैसी तस्वीरों से मिलती जुलती थी। ये तस्वीरें हैं जो कल वहां मौजूद मेहमानों में बांटी गई थी। तैयबा हैदर बोलती जा रही थी और फातिमा नीचे पड़ी एक एक तस्वीर को उठा रही थी। ये तो चंद एक नमूने हैं, बाकी सबके पास ना जाने कौन कौन सी होंगी। उनके लहजे की हकारत लामिया का जिस्म ठंडा करती जा रही थी। मामा, ये सब हकीकत नहीं है। मैं पुलिस में कंप्लेन करवा चुका हूँ। बहुत जल्द सब खुलकर सामने आ जाएगा। अंकल, आप समझाइए ना मामा को। वो जानता था उसकी माँ अपने भाई की हर बात मानती है, तभी वो उनकी जानिब आया। वो क्या समझाएगा मुझे, वो भी सारी हकीकत जानता है। इब्राहिम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तैयबा ने दोबारा चीखना शुरू कर दिया। लामिया ने धुंधलाई आंखों से उनकी जानिब देखा। बस तैयबा हैदर शाह, अब तुमने मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी मजीद कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फातिमा इब्राहिम की पुश्त से निकलकर उनके सामने आ खड़ी हुई थी। लामिया ने आंसू भरी आंखों से अपनी माँ को देखा। उसने हमेशा उन्हें अपनी इकलौती नंद से डरते देखा, उनके खिलाफ कभी कुछ कहते ना सुना, और आज उसकी खातिर वो तैयबा हैदर शाह को ललकार रही थी। सारा अदबो लिहाज लम्हे में खत्म हुआ था। तुम्हारी बेटी, यही कहा ना तुमने? क्या तुम्हारी बेटी? तैयबा हैदर के लहजे में ना जाने क्या था जो सारे माहौल को सनसनीखेज बना गया। बाजी, चुप कर जाइए। हैदर भाई, आप इन्हें यहाँ से ले जाएं। इब्राहिम फौरन से आगे बढ़े और उनका हाथ थामकर वहां से ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच नहीं हिली थी। इतने सालों से तुम तुम्हारी बेटी करती आ रही हो। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने उसको अपने जैसा बना दिया। आवारा और बदचलन। उनके मुंह से अल्फाज नहीं, जहर निकल रहा था, जो वहां मौजूद सब लोगों को नीला करता जा रहा था। फातिमा बेहाल होती हुई सोफे पे गिर पड़ी थी। खुदा तुम जैसी बद किरदार औरतों को औलाद नहीं देता, तभी तो आखिरी लम्हों में तुम्हारी गोद से अपनी अमानत वापस ले ली। ये तो मेरे भाई का ज़र्फ है कि तुम्हारे लिए न जाने कहां से गंदगी की पोटली उठा लाया और खुद भी सारी उम्र तुम दोनों के पीछे गनवा दी। वो बोल रही थी और मुसलसल बोलते चली जा रही थी। उन्हें अब कोई मना नहीं कर रहा था। इब्राहिम फातिमा की जानिब मुतवज्जा हो चुके थे, जिनका रंग पीला पड़ रहा था। अजलान मुंह खोले माँ की जुबान से सालों की छुपी नफरत अंगारे की तरह बरसती देख रहा था। इब्राहिम, लामिया। फातिमा उखड़ती सांसों से लामिया को पुकार रही थी, जो सीढ़ियों पे साकत सी बैठी थी। वो सब सुन रही थी, लेकिन समझने की कुव्वत कहीं खो गई थी। उसका जहन गंदगी की पोटली पे अटक गया था। इंतहाई ड्रामेबाज औरत है, अब भी मेरे भाई को पागल बना रही है। तैयबा की जुबान किसी तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ जबानें शैतान की पैरोकारी का हलफ ले लेती हैं, दुनिया में तबाही फैलाने की कोशिश में रहती हैं। रिश्ते, एहसास, नेकी, खलूस, सब कुछ जुबान की नोक से लपेट कर निगल लेती हैं। बस कर दें बाजी, इससे पहले कि मैं कुछ गलत बोल दूं, आप यहाँ से चली जाएं। पहली बार इब्राहिम अपनी बहन पे चीखे थे और पहली बार ही तैयबा की जुबान किसी के चीखने पे रुकी थी। तैयबा ने फिर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इब्राहिम ने कुछ भी सुने बगैर उन्हें हाथ से पकड़कर दरवाजे से बाहर निकाल दिया था और दरवाजा इस शिद्दत से बंद किया कि कई लम्हे वो दम बाखुद सी रह गई। दुनिया में मौजूद बहुत खूनी रिश्ते उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, और यही तो सारा मसला है। हमारी उम्मीदें दूसरों से आसमान जितनी वुसअत रखती हैं, जबकि हम खुद जमीन पे रेंगने वाले छोटे से मकोड़े जितनी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरते। अजलान उन्हें छोड़कर वहां से चला गया। लाउंज में जितना शोर शराबा था, अब उतनी ही खामोशी थी।
फातिमा का सांस लेना मुश्किल हो गया था। उनकी उखड़ती सांसें लामिया के साकत वजूद में जुम्बश पैदा कर रही थी। इब्राहिम कितनी देर से फातिमा की दवाइयां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और साथ साथ लामिया को आवाजें दे रहे थे। वो इससे ज्यादा देर बेहिस होकर नहीं बैठ सकती थी। वो उठी और अपनी खस्ता हाली समेत नीचे उतर आई। अलीपुर जट्ठा एक छोटा सा शहर, लेकिन जरी एतबार से इस शहर की जमीन नहायत कीमती थी। यहाँ की जमीन फसल नहीं सोना उगलती थी। यहाँ पे हुकूमत के लिए दो खानदानों के दरमियान हमेशा चपकलश चलती आ रही थी, जट्ठों और दरानियों के दरमियान। यह जंग नस्लों से थी और उसका निशाना यहाँ की अवाम बनती थी। अवाम का ज्यादा झुकाव जट्ठों की जानिब था और उसकी वजह उनका इखलाक और नेक नामी थी। दुरानियों का नस्ल नई नस्ल पे आ रुका था। उनकी हवेली में 3 सितारे रोशन थे, असलम खान दुरानी, आलिया दुरानी और नदीम खान दुरानी। असलम का एक ही बेटा था, अकरम खान दुरानी। नदीम ने एक गैर मुल्की औरत से शादी की जिससे उसके 2 बच्चे थे, इब्राहिम और तैबा। नदीम अपनी बीवी की वफात के बाद वापस हवेली आ गया। आलिया दुरानी की शादी एक गद्दी नशीन खानदान के फरजंद मुख्तार अहमद से की गई। ये शादी ज्यादा देर ना चल सकी। वो अपना बड़ा बेटा लेकर वापस हवेली आ गई। आहिस्ता आहिस्ता हवेली का इंतजाम और नदीम के बच्चे उनकी जिम्मेदारी बनते चले गए। आलिया हवेली के सब बच्चों की फूफी अम्मा बन गई।